अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। बारिश सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और बारिश के साथ साथ बिजली की फरहमी जिस तरह से रही, अच्छा अपने इलाके में बिजली इतनी ज़्यादा ना जाए ना तो आपको लगता है कहीं पर भी नहीं गई। कहीं पे भी नहीं कल गई। वैसे एक दफ़ा झटका मारा था और एक आध घंटे का वो बिजली के जाने का स्पेल था, लेकिन उसके बाद जब तेज़ बारिश हुई तो बिजली नहीं गई, या मैंने नोटिस नहीं किया। मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि मैं जब भी कुछ कहती हूँ नज़र लग जाती है। हाँ, ठीक है। तो इससे अंदाज़ा लगा ले कि मेरे यहाँ तो बिजली गई नहीं, पर मैं आपको बताऊंगी नहीं कि नज़र लग जाएगी। तो इसलिए, लेकिन कल बड़ी प्यारी बारिश बहुत हुई, प्यारी, रात भर बारिश होती रही है। सुबह भी मौसम बहुत मज़े का हो गया। और लाहौर में भी इस वक्त जनाब बारिश जारी है। कल सारा दिन लाहौर में बारिश होती रही, कल इस्लामाबाद में बारिश होती रही है, अभी कहा जा रहा है कि कोयटा में भी बारिश है। सो देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान इस वक्त बारिश हो रही है। और एक खुशाइन बात जो है, मदिया जहरा नकवी उससे अग्री करेंगी कि जो पानी सड़कों पर खड़ा होने का एक ट्रेंड होता है बारिश के बाद, वो नहीं देखा गया। और अच्छा, मैं छोटी बड़ी गलियों की बात नहीं कर रहा। बड़ी गली नहीं, जैसे हम गरीबाबाद वगैरह में खुद चला भी रहे हैं कि वहाँ पे काफी पानी खड़ा हुआ है। नहीं, लेकिन कुछ आर्टरीज जैसे मेजर जो आर्टरीज हैं, शारे फैसल हो गई, शारे पाकिस्तान हो गई, एम.ए. जिन्ना रोड हो गई, यूनिवर्सिटी रोड हो गई, ये इलाके जो हैं वो क्लियर हैं। ये इलाके क्लियर हैं। अच्छे पॉश एरियाज में हम देखते हैं कि पानी में डूब जाते हैं, लेकिन शुक्र है बारिश उस तरीके से नहीं हुई। कल बारिश में सारा दिन हल्की हल्की होती रही, शाम में हल्की हल्की होती रही, उसके बाद रुक गई। फिर टॉप गियर लग गया। एग्जैक्टली, रात 11:30 बजे एकदम से कमाल बारिश होना शुरू हुई है और हर तरफ मौसम जो था ना वो खूबसूरत था। और कल क्या प्यारी बात की थी हमारे लाहौर से नुमाइंदे ने कि आज लाहौरी पाई को नहीं छोड़ेंगे। और सिर्फ लाहौरी क्या, मतलब पूरे पाकिस्तान में कल लोगों ने हर किस्म का मजेदार पकवान हाथ से नहीं दिया। आज भी जारी रहेगा। और उसके अलावा सियासी गर्मा गर्मी, कुछ लीक्स और उसके साथ साथ मजीद लीक्स, टाइमिंग्स, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। फिर वो फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट और उसके ऊपर हुकूमती और अपोजिशन का मौक़िफ़, बहुत सी चीज़ें हैं। और एक और बात, वो आपको पता चला है वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा रिकॉर्ड टैक्स पे किया है। इनिशियली 2016-17 में इतना अमाउंट नहीं था, लेकिन अभी 98 लाख से ज़ायद का टैक्स पे किया है। तो दिस इज़ रिमार्केबल कि मतलब ही इज़ पेड सो मच। लेकिन कुछ लोग जो हैं, वो जो लोग नहीं खुश होते वो किसी हाल में नहीं होते। वो सवाल उठा रहे थे कि भाई ऐसे ज़राए आमदन अचानक क्या बढ़ गए कि इतने टैक्स पे कर दिया। भाई है डिक्लेयर किया, आप जाके चेक कर लें, ज़राए आमदन भी होंगे उसमें। टॉप स्टोरीज में नजर डाल लेते हैं। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में बारिश की धुआंधार एंट्री। साहिली इलाकों में बादलों ने जलथल कर दिया। बस्ती में 70 और गवादर में 57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। कराची में ठंडी ठार हवाएं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। गिरते सफेद गोलों से वादी स्वाद के मनाजिर इंतहाई दिलफरेब। सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। अदरक का इस्तेमाल हमारे पकवानों का लाजमी जुज़। पाकिस्तान में पहली बार बड़े पैमाने पर अदरक की काश्त का कामयाब तजर्बा। हुकूमत का कहना है कि ये कामयाबी किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। और पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस टाएं टाएं फिश हो गया। फवाद चौधरी कहते हैं कि कारकुन पूरी दुनिया से फंड्स भेजते हैं। इमरान खान वाहिद शख्सियत हैं जिन पर लोग एतमाद करते हैं। और कराची में वो हुआ जो पहले कभी सर्दियों में नहीं हुआ था। सर्दियों क्या गर्मियों में भी नहीं हुआ था कि बारिश बरसी हो, क्योंकि कराची वाले बारिश की बूंद बूंद को तरसते हैं। गर्मियों में बारिश नहीं होती, लेकिन सर्दियों में बारिश हो जाना, वो भी कराची में, ये बहुत बड़ी बात थी। हम इतना सीरियस नहीं ले रहे थे उस प्रेडिक्शन को। हमने कहा पहले स्पेल में इतनी कोई खास नहीं हुई, दूसरे स्पेल में क्या होगा, लेकिन दूसरे स्पेल में क्या सुहाना मौसम, क्या नज़ारे, और ज़बरदस्त, मतलब एक हल्की हल्की बारिश हो रही हो ना, जिससे पानी भी चल रहा हो, स्लिपरी भी ना हो सड़कें, और पानी ठहर भी ना रहा हो। तो ये वैसे कहा जाता है कि फसलों के लिए भी अच्छी होती है, ज़मीन की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ती है इससे। और मतलब पानी का आपको पता है कराची में कितना मसला है, तो हमारे आसपास जो ग्रीनरी है वो भी अगर थोड़ी और बारिश होती रहे तो और मजीद बढ़ जाए। एयर पोल्यूशन,
एयर पोल्यूशन वो कम हो जाए। सिर्फ कराची में नहीं, वो तमाम तर इलाके जो कि साहिली पट्टी पर मौजूद हैं, वहाँ पर कल हुई है बारिश। पसनी, गवादर में हमने देखा है कि बादल खूब गरजे बरसे हैं, कई घंटे तक बरस रहे हैं। पसनी में 70 मिलीमीटर, जबकि गवादर में 57 और उरमाड़ा में 27 और तुर्बत जीवनी में 24 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है। जहां एक तरफ बादल बरसे तो साथ ही अगले 2 दिन पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। तो अल्लाह करे ये जो बरान रहमत है ये लोगों के लिए रहमत ही साबित हो। बिल्कुल जी, रहमत साबित हो, उसके लिए अरेंजमेंट्स जो हैं वो अच्छे हों और लोग जो हैं वो भरपूर तरीके से एंजॉय भी करें। और मदीहा, बारिश हो और ऐसे में आप साइकिलिंग करें, ओहो हो, उसका क्या ही मजा है। क्या एक बात है। अजीब सुहाना जो है वो आपको फीलिंग आती है। लेकिन अगर आपकी साइकिल पे मड गार्ड ना लगा हो तो वो व्हील फिर के जब आता है ना तो वो पानी पूरी धार आपकी कमर को भिगोती हुई चली जाती है, उसका आपको बाद में पता चलता है। ओ, ये जरा मैं आपसे पूछूंगी कुछ टेक्निक्स आ रहा है, लेकिन अभी जरा अच्छा वैसे जान लेते हैं कि काफी शहरों में इस वक्त क्या माहौल है। कराची में जो है वो भी मौसम बड़ा जबरदस्त है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लाहौर में बारिश हो रही है। सब जितने भी शहर है ना उनका हम जायजा लेंगे। और पहले हम जरा नजर डाल लेते हैं कोयटा की सिचुएशन पे कि कोयटा में इस वक्त मौसम कैसा है। अब्दुल्ला मक्सी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अब्दुल्ला ये बताएगा कि कराची जैसे शहर में हमने कल बारिश देखी, वो भी सर्दियों की बारिश, और उस बारिश की वजह से लग रहे सर्दियां आ गई। और कराची में जो मौसम है उसमें एक बड़ा किरदार कोयटा में चलने वाली हवाएं, बारिशें, ठंडा मौसम होता है। तो कोयटा का मौसम कैसा है? बिल्कुल जी, कोयटा में गुज़िश्ता रात भी बारिश मुतवातर चलती रही और सुबह तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहा। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि इस टाइम जो कोयटा में मौसम है काफ़ी खुशगवार है। सर्दी ज़रूर है लेकिन काफ़ी इंजॉयबल वेदर है। और जैसे गवादर और जीवनी दीगर इलाकों में बहुत से मकानात को नुकसान भी पहुंचा है, जिसमें पाक फ़ौज और ज़िले इंतज़ामिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। वहाँ पे लोगों को कंबल, खुराक और दीगर चीज़ें मुहैया की गई और इसमें पाक फ़ौज और एफसी ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। लोगों को महफूज मकामात पे मुंतकिल किया। वहाँ पे जो सियाह फंसे हुए थे, सियाहों को महफूज मकामात को मुंतकिल किया। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि इस टाइम भी मौसम काफ़ी खुशगवार है कोयटा का। सर्दी ज़रूर है लेकिन बहुत खूबसूरत सर्दी है इस टाइम। तो साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि आइंदा 2 दिन तक मज़ीद ये मौसम इसी तरह रहेगा। इस टाइम भी पहाड़ों पे हम देख रहे हैं कि पहाड़ों पे भी जो है रात को हल्की सी बर्फ़बारी भी हुई है, जिसके बाद पहाड़ जो है ना तो उन्होंने अपना कलर चेंज कर दिया और वाइट लग रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि बाज़ इलाकों में नुकसानात इतने नहीं हुए, जानी नुकसानात नहीं हुए, या कच्चे मकानात को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ कंट्रोल कर लिया गया तमाम मामलात को। तो साथ में मैं आपको ये बताऊं कि ज़ियारत है, कान में तरजई है, उन इलाकों में भी रात बर्फ़बारी रही है और काफ़ी ज़्यादा रही है। तो आइंदा जो 2 दिन है उनमें भी मुतवक्का है और महकमा मौसमियात ने पेशन गोई भी की है कि अब्दुल्ला ये बताइएगा अगर हम कंपेयर करें होगी तो जो कोयटा के बासी हैं या जिस तरीके से आप कवर करते हैं तमाम तर सिचुएशन को देखते हैं, तो गुज़िश्ता साल के निस्बत ये बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है ज़्यादा है, कम है, या मामूल के मुताबिक ही है? नहीं जी, गुज़िश्ता काफ़ी अरसे के बाद इस तरह बारिश हुई है और यकीनन कोयटा शहर की ज़रूरत भी थी ये बारिश के। काफ़ी अरसे से जिस तरह पानी का जो लेवल था वो नीचे जा रहा था और 1000 से 1200 फुट तक नीचे चला गया था पानी का जो लेवल था। और ये कोयटा शहर के लिए बहुत अच्छा है कि पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ जाएगा और यहाँ के लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा है कि पानी के पीने के लिए भी काफ़ी मुश्किलात से 2-4 थे कि चूँकि जो ट्यूबवेल थे वो पानी देना छोड़ रहे थे। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी बेहतर हुआ। जो ज़मींदार तबका है उनके लिए भी बेहतर हुआ। जो बलूचिस्तान के इलाके हैं जहाँ पे बागात वगैरह को भी इस पानी से काफ़ी बारिशों से फ़ायदा होगा, क्योंकि जो जिसके बाद जो फसल देंगे बहुत अच्छा फसल होगा। तो यकीनन काफ़ी बेहतर होगा
باران رحمت ہے اور بے شک۔ کافی عرصے کے بعد تقریباً کوئی 10 سال کے بعد اس طرح صورتحال بنا ہے کہ بہت اچھی بارش ہوئی ہے چلیں کوئٹہ عبداللہ شہر میں۔ یہ لیکن یہ جو اس کی خوشی ہے نا وہ آپ کے چہرے پہ نظر آنی چاہیے، آپ بھی ہمیں خوش نظر آنے چاہیے کہ اتنے عرصے بعد اتنی زبردست بارش ہوئی ہے۔ اللہ پاک لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے اس بارش میں۔ بہت شکریہ جی عبداللہ مکسی، ہمارے نمائندے ہمارے سے موجود تھے بلوچستان میں، تو آپ نے دیکھا کوئٹہ میں کیا سچویشن ہے۔ خیبر پختونخوا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسپیسیفکلی، اور جب ہم گلیات کی بات کرتے ہیں، گلیات سے بھی اوپر جاتے ہیں، ناردرن ایریاز میں چلے جاتے ہیں، تو سوات مطلب چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، ہمارا رخ نہ سوات کی طرف ہوتا ہے بالکل جی، کہ برف پڑ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ علاقے جب ایک وقت جب وہاں پر امن و امان کی صورتحال مخدوش تھی تو ہم جو ہے وہاں پر یا سیکیورٹی فورسز کے آپریشن یا پھر جو ہے وہ عسکریت پسندی کی بات کرتے تھے، اور وہاں کے نام ہمیں رچ بس گئے تھے، مٹا، خواجہ خیلہ، کبل اور شانگلہ۔ اب بھی وہ علاقے جو ہیں وہ سیاحت کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اور ہاسپٹیلٹی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں لوگوں کی۔ تو ابھی بھی جناب کیونکہ موسم اتنا ٹھنڈا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وادی سوات میں خوبصورت برف باری نہ ہو، ہر طرف برف ہی برف، برف کی چادر، سفید چادر، کیا بات ہے، موسم سہانا ہے۔ اور کراچی شہر میں بھی موسم بہت ہی سہانا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں پر برف باری کے نظارے دیکھنے کو نہیں ملتے، لیکن کل رات یہ کہا جا رہا تھا کہ جی میں بہت سارے پیجز پہ پڑھی تھی کہ جی آج رات کراچی میں اولے پڑیں گے۔ ہاں اولے تو ویسے پہلے پڑے ہیں ایک آدھ دفعہ، میں نے سنا ہے، تھوڑا سا گوگل کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ دیکھا ہے آپ نے؟ ویسے دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ پڑے تھے۔ لیکن ہو سکتا ہے بھائی، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بارش زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بارش ہو تو زیادہ پانی آ سکتا ہے، اور بھی بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال ابھی ایسا نہیں ہوا اور موسم سہانا رہا ہے، اور دوسرے اسپیل نے بھی اپنا رنگ جما دیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تیسرا اسپیل بھی ہوگا، اور یہ آج بھی بارش کا سلسلہ یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ انور خان صحت عامہ کے مسائل پر بھی بات کرتے ہیں، اور موسم سہانا ہو تو اس حوالے سے بھی اپنا نقطہ نظر دیتے ہیں، اور آج تو ماشاءاللہ زبردست قسم کی جیکٹ پہن کر موسم لگتا ہے کہ ٹھنڈی ہواؤں سے بچنے کے لیے، بڑی مرادوں کے بعد یہ لیدر جیکٹ نکلی ہے کیونکہ کراچی میں موسم نہیں ہوتا لیدر جیکٹ پہننے کا، فائنلی ہو گیا۔ جی پوچھئے۔ چلیں جی، تو انور بھائی بتائیے، آپ خوش نظر آ رہے ہیں اس موسم میں کہ موسم انجوائے کر رہے ہیں؟ جی موسم انجوائے کر رہا ہوں، لیکن اب دھوپ نکل چکی ہے اور موسم جو ہے وہ جزوی ابر آلود ہے۔ جیکٹ جو میں نے پہنی تھی اس کو انجوائے کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اب اس کو اتارنا پڑے گا، مجھے اب تھوڑی سی گرمی لگنی شروع ہوئی ہے، دھوپ نکل رہی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے۔ تو محکمہ موسمیات کے مطابق بہرحال مغربی ہواؤں کا کم دباؤ کا سسٹم جو کہ ایران کے راستے بلوچستان میں داخل ہوا تھا اس کے اثرات موجود ہیں، اور آج کراچی کے اندر ہلکی سے جو ہے وہ ماڈریٹ بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ البتہ آج رات کے اندر تھوڑی سی تیز بارش، اس کے بعد کل دوپہر کے اندر ایک ہیوی اسپیل آنے کا امکان ہے بارش کا، اور اس کے بعد یہ جو موسم کا سسٹم ہے جمعے کے روز تک برقرار رہے گا، اور جمعے کے دن 11 سے 12 بجے کے درمیان یہ سسٹم اپنا اثر ختم کر دے گا۔ تاہم اس وقت شہر کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ موسم ابر آلود اور جزوی ابر آلود ہے۔ شہریوں نے جو ہے اس موسم کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا ہے، کیونکہ ابھی دھوپ نکلنے اور کا سلسلہ کا برقرار رہتا ہے۔ جو میں ایک منظر بھی دکھا دوں، لوگ حلوہ پوری کھانے کے اندر ہی مصروف نظر آ رہے ہیں۔ گرم گرم حلوہ پوری جو ہے وہ لذت کام و دہن خاصی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو نعمت ہے جی، نعمت ہے، ایک تو برسات، اوپر سے حلوہ پوری، مطلب آپ سوچیں بلے بھی بلے تھے شاوا بھی شاوا۔ مجھے یہ بتائیں آپ انور، مطلب لاہور میں، اسلام آباد میں جب بھی بارش ہوئی نا تو میں موڈ ہوتا تھا چلو بھی لانگ ڈرائیو پہ چلتے، کراچی میں تو ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے نا، کراچی میں جیسے بارش کا پہلا قطرہ پڑا فوراً امی کا فون آتا ہے بیٹا گھر واپس آ جاؤ، یہ ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے کیونکہ سڑکوں پہ پانی بہت زیادہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ابھی یہ سچویشن آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمیں ابھی کم و بیش 25 منٹ کا فاصلہ طے کرنے کے اندر 1.5 گھنٹہ لگا ہے۔ میں اسکرین سے ہٹتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں یہ مناظر دیکھیں آپ پانی کے۔ میں جس جگہ کھڑا ہوں ضلع کرنگی کا یہ علاقہ، یہ ماڈل کالونی قیام پاکستان کے بعد بننے والی یہ ماڈل بستی تھی، جسے ماڈل بستی کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا۔ تاہم اب یہ بستی جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہے، گٹر کا پانی ہے، بدبو ہے، تعفن ہے۔ تو بارش کے بعد یہ صورتحال ہے، لوگ یہاں سے 10 سے 15 منٹ کا سفر طے کرتے ہیں تقریباً 40 سے 45 منٹ کے اندر، اور اس وقت کراچی کے کسی بھی علاقے کے اندر چلے جائیں گے تو اس مونسون کے بعد جو آپ بات کر رہی تھی کہ لاہور اسلام آباد، واقعی لاہور اسلام آباد کے اندر انفراسٹرکچر ہے، وہاں پہ بہتر کے ہیں، یہ موسم ہے، اس کو کراچی کے شہری انجوائے نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی اپنے آپ کو گندگی سے بچانا ہوتا ہے، تحفظ سے بچانا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بارش جو ہے باران رحمت ہے، کراچی کے شہری اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ بارش ملتی ہے ان کو۔ اس کے علاوہ مجموعی طور پر اگر شہر کی بات کریں، جو بڑی شاہراہیں ہیں، اس کے علاوہ جو کلفٹن یا ڈیفنس سائڈ کی صورتحال کیا ہے، نارتھ ناظم آباد، یہ علاقے کیسے رہے بارش کے بعد؟
جی دیکھیں شارع فیصل کی بات کی جائے گی تو شارع فیصل اس وقت کلیئر ہے، تاہم بعض اسپاٹ ایسے ہیں کہ جہاں تھوڑا بہت کناروں کے اوپر پانی موجود ہے. شارع فیصل مکمل طور پہ کلیئر ہے. DHA کلفٹن بہرحال یہ وہ سڑکیں وہ شاہراہیں کہ جن کا اسٹرکچر قدرے بہت بہتر ہے، تو وہاں تو صورتحال تسلی بخش ہے. تاہم شہر کے جب مضافاتی علاقوں کی بات کریں گے جن کی تعداد سینکڑوں کے اندر آتی ہے، وہاں اس وقت نکاسی آپ کا نظام نہیں ہے اور شہری اذیتناک صورتحال سے دوچار ہے. بہرحال اس کے باوجود لوگ لذت کام و ذہن کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اس موسم کو انجوائے بھی کرتے ہیں. میں نے جیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے اور میں بھی انجوائے کر رہا ہوں. چلے جی بہت اچھی بات ہے. اتاریے گا نہیں آج پروٹیسٹ میں نہیں اتاریے گا بھلے دھوپ نکل ہے. چلیں جی انور خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. سڑکوں پہ پانی تو موجود ہے اور شکر ہے گھروں میں کچھ گھروں میں بجلی بھی موجود ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ بارش کو اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں جب آپ کے گھر میں بجلی بھی موجود ہو. تو شاباش جی ہم دینا چاہیں گے ان اداروں کو جن کی وجہ سے گھروں میں بجلی آ رہی، چاہے مہنگی ہی آ رہی پر آ تو رہی ہے. اچھا اب ذرا موسم کے حوالے سے مزید جان لیتے ہیں کہ بھی آگے کیا پریڈکشن ہے. تو پریڈکشن پہ تو نہیں ہم چلتے، ہم تو صحیح خبروں پہ چلتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو شامل گفتگو کریں گے. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سردار صاحب پورے ملک میں اس وقت بارش ہو رہی ہے، ہم نے سمہاؤ دیکھا کہ کوئٹہ میں جو بارش ہوئی ہے اور بلوچستان میں جو بارش ہوئی ہے اس سے نقصان بھی ہوا ہے، کافی انفارچونیٹ ایونٹس بھی ہوئے ہیں. سندھ کی بات کریں تو ہم نے بدین میں بھی صبح دیکھا ہے کہ انفارچونیٹ ایونٹس ہوئے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کراچی میں کیا صورتحال رہنے جا رہی ہے؟ زیادہ شدت کی ہوائیں تھیں، مغربی ہوائیں، وہ بلوچستان، ایران اور پھر بلوچستان میں انہوں نے زیادہ بارش دی ہے. اتنی شدت کی ہوائیں سندھ تک یا کراچی تک آنے کا امکان کم ہی ہے، لیکن پھر بھی وقفے وقفے سے رہے گی. کراچی میں گزشتہ رات جیسے اچھا سپیل کئی جگہوں پر ہوا اور آج بھی وقفے وقفے سے ہے فرسٹ ہاف میں دن کے، اور سیکنڈ ہاف میں پھر پارٹلی کلاؤڈی رہے گا موسم اور ہلکی پھلکی چلتی رہے گی. لیکن پھر آنے والی جو رات ہے 6 اور 7 کی، 5 اور 6 کی درمیانی رات، اس میں کچھ چانسز ہیں کہ اچھا سپیل ہو جائے، پھر تیز بارش ہو جائے کچھ جگہوں پر، سب جگہوں پر تو نہیں لیکن کچھ جگہوں پر تیز بارش اور زیادہ تر ماڈریٹ. اور پھر 6 اور 7 کی درمیانی رات بھی اس طرح سے ہے، تو یہ سلسلہ 7 کی صبح تک چلے گا. اچھا تو بارش چلتی رہے گی تو کہیں مزید تیز بارش اور اربن فلڈنگ کا خدشہ تو نہیں ہوگا شہر میں؟ نہیں، اربن فلڈنگ کا خدشہ اس میں اتنا نہیں ہے، اس لیے کہ زیادہ تر جو تیز سپیل ہے وہ وہی ساؤتھ بلوچستان یعنی مکران ڈویژن کے جو مکران ڈسٹرکٹ کے جو شہر ہیں وہاں پر، اور پھر اس سے ادھر آئیں آپ تو اوران ڈسٹرکٹ اور لسبیلا ڈسٹرکٹ اور خزدار، ان ایریاز میں تیز بارش کا امکان ہے. یہ سپیل جو ہے اگلے 2 سے 3 دن تک رہے گا ان ایریاز میں، تو وہاں پر زیادہ تیز بارش کا امکان ہے. لیکن کراچی میں اور سندھ کے دیگر اضلاع میں کوئی بہت زیادہ تیز نہیں ہے، لیکن ایٹ ٹائمز کسی وقت کسی جگہ پر تھوڑا تیز سپیل ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، شکریہ جی. سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں موسم کیسا رہے گا. اور کل بھی جب ہماری کل پرسن سے بات ہوئی تھی انہوں نے تب بھی بتایا تھا کہ انشاءاللہ 8 جنوری سے 15 جنوری کا ٹائم ایسا ہے جس میں زیادہ سردی جو ہے نا وہ شدت سے لوگوں کے سامنے آئے گی. اچھا جب سردیاں آتی ہیں جیسے بھی آپ نے دیکھا انور خان صاحب ہمارے نمائندے بتا رہے تھے، لوگوں نے حلوہ پوڑی لینا شروع کر دی. مطلب یہ نہیں سوچا کہ 2 بیچارے مسکین لوگ بیٹھے ہوئے ایک اسٹوڈیو میں اور وہ ترسیں گے دیکھ کے، پر کوئی ہمیں کھانا ملنے پہ آنسو نکالتی ہیں، کھانا نہ ملنے پہ نکالیں، وہ زیادہ دکھ کی بات ہے. ایسی باتیں نہ کریں. مطلب یہ کوئی ہمیں نہ حلوہ پوڑی نہیں بھیجتا. ابھی میں آپ کو بتاؤں لاہور میں اتنی اچھی چائے مل رہی ہے، کوئی وہ بھی نہیں ہمیں بھیج رہا. اور پتہ ہے چائے کہاں بن رہی ہے؟ یہ گرا آنسو. بات ہے تو یہ تھی جانا ہماری ڈاکٹر رابعہ نور، آپ کو بتا چلے جی یہ پی ایچ ڈی ماشاءاللہ بڑی ترقی کریں. لیکن بات یہ ہے کہ جتنا مرضی ہوں کر لیں، چائے نہ ہونا تو مزہ نہیں آتا. اور یہ گرم پانی اور یہ بلیک کافی کے ساتھ ہم ہوں کر سکتے ہیں. باتیں بڑی ہیں ہمارے پاس بھی، گاسپس بھی ہیں، سیاست بھی ہے، گھر کے مسائل بھی ہیں، 10 چیزیں. لیکن واقعی بڑا مزہ آتا ہے. اور جن گلیوں میں لیکن وہ کڑی اس کو کہتے ہیں پھینٹی ہوئی چائے، پھینٹی ہوئی چائے. ساتھ میں لاہور میں جناب اب کیونکہ آج کل سردیاں ہیں تو پنک ٹی بھی وہاں پہ مل رہی ہے، کشمیری چائے مل رہی ہے. تو پلیز میں چاہوں گی رابعہ آپ اور ہمارے جتنے لاہور کے نمائندے ہیں اس پہ بھی خاص پیکج بنائیں. اور وہ اکیلی نہیں آپ کو دی جاتی، نہیں، یہ اس کی شان میں گستاخی ہے. وہ جو کشمیری چائے آپ کو دی جاتی ہے نا، اچھا اوپر ملائی مار کے لہدہ دی جاتی ہے. میں ملائی مار کے نہیں پیتی تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے پستہ بادام زیادہ ڈال دیں، وہ زیادہ ڈال دیں، وہ آخری ڈراپ تک فیل ہونے چاہیے آپ. لیکن ستی صاحب جو لطف دوبالا کر دیتا ہے، جس سے آپ کی روح افزا ہو جاتی ہے، وہ ہے ایک پیڑا کھوئے والا. وہ جو آپ کو ساتھ دیے جاتا ہے نا، اچھا میں تو کہتی ہوں تباہی ہو جاتی ہے بھائی. وہ ضرور مطلب اس سے پہلے کہ سب روئیں بیٹھ کے کہ ہم کیوں نہیں وہ پی سکتے کراچی میں بیٹھ کے لکشمی چوک کی پنک ٹی. اب ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں.
अच्छा जी, तो बात यह है कि वो चाय जिसके ऊपर राबिया नूर ने रिपोर्ट बनाई और वो चाय जिसके हम सब दीवाने हैं, उस चाय का जायका ना पीने के बावजूद हम फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और वैसे चाय बहुत तरह की बनती है, कड़क चाय बनती है, उसके अलावा दूध सौंफ पत्ती इलायची होती है, की। सौंफ इलायची और फिर सौंफ इलायची अदरक की। ओए और होए खुसूसन सर्दियां हों तो ना सिर्फ ये कि अदरक से कहवा बनता है, बल्कि अदरक और दालचीनी का कहवा, उसके अलावा अदरक वाली चाय, ये गले के लिए बड़ी सूदिंग भी होती सस्ती है। बड़ी उसके महंगी अलावा चाय भी बड़े होती है क्योंकि अदरक बड़ी महंगी है। एंटीऑक्सीडेंट्स, अदरक अदरक महंगी जो होती है तो हमारे मुल्क में काश्त वैसे क्यों नहीं की जाती? देसी अभी अदरक हुआ है छोटी ना। देसी अदरक तो होती है ना, वैसे लोग देसी पता नहीं लेकिन तरह बड़े तरह की पैमाने एक पर देसी क्यों नहीं अदरक, होती? एक चीनी अदरक और क्या क्या नाम दिए जाते हैं। और मतलब जिंजर और गार्लिक दोनों के हवाले से बड़े नाम इस तरह के मशहूर हैं। लेकिन बात यह है कि इस्तेमाल बहुत होता है और मेरे यहाँ भी बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि चाय में अदरक ना हो तो चाय जो है वो वैसे नॉर्मल गर्मियों में भी वो अधूरी तस्वीर की जाती है। खाने में भी अदरक खाने ना में भी हो, अदरक का गोश्त में इस्तेमाल, भी अदरक ना पेस्ट हो, जो है उसका ना लगे तो वो हीक वगैरह के लिए और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत होता है, लेकिन अब जो है इसे हैरान कुन तौर पर बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में काश्त किया गया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है जी। और ये सानिया निश्तर साहिबा हैं, डॉक्टर सानिया निश्तर, उन्होंने चकवाल के इलाके बलकसर में अदरक की जो काश्त है उसके अव्वलीन प्रोजेक्ट का प्रोग्राम का इफ्तिताह भी किया है। बिल्कुल जी, और इनका कहना था कि अदरक की काश्तकारी किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होगी। हमारे पकवानों के लिए अदरक, जैसे आपको मालूम है कि एक लाजमी जुज़ है जिसकी तलब बहुत ज़्यादा होती है, मगर अब तक समहाउ इसे मुल्क में उगाया नहीं जाता, बल्कि तलब पूरी करने के लिए इसको बाहर से मंगवाया जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। जब हम अदरक ख़रीदने जाते हैं तो अदरक काफ़ी महंगा भी आता है। तो आप खुद सोचें कि यही अदरक अगर हमारे मुल्क में काश्त किया जाए तो इसकी प्राइस क्या होगी, कितनी इसकी प्राइस कम हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने अदरक की काश्त के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग भी दी है, जिसके मुताबिक फी एकड़ 8 से 10 टन अदरक की काश्त हासिल की जा सकती है। जबरदस्त जी, ये बड़ी अच्छी बात है। और पहले जैतून, फिर एवोकाडोस, नाउ अदरक। वेरी गुड। नाउ अदरक, दिस इज वेरी गुड। अच्छा, इस पर बात कर लेते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल डॉक्टर मोहम्मद अली साहब हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम जानना चाहेंगे कि जब इतनी महंगी भी है पाकिस्तान में, हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है कि उसकी तलब भी है, मेरे जैसे लोग और भी मुझ जैसे लोग काफ़ी उसका इस्तेमाल भी करते हैं, मतलब चाय को भी सालन के तौर पर ट्रीट करते हैं एट टाइम्स। तो उसमें इससे पहले किसी को ये आइडिया क्यों नहीं आया कि बजाय इंपोर्ट करने के पाकिस्तान में इसकी काश्त की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीहा अशफाक, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखें, सबसे पहले मैं ये आपसे बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो हमारा कंट्री है ना, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है। ऐसे ही है, बिल्कुल, बेशक। और वो इस तरह से कि K2 से लेके ग्वादर तक अगर हम देखें तो बहुत डिफरेंट इन्वायरमेंट हमारे पास हैं। माउंटेन्स, पहाड़ हैं, फिर वैलीज़ हैं, फिर प्लेन है, डेजर्ट भी हमारे पास है, कोस्टल एरिया भी है। तो इसमें जो डिफरेंट इकोलॉजी, डिफरेंट इन्वायरमेंट, मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी कोई चीज़ है जो पाकिस्तान में हम ना उगा सकें। तो इसमें ये जो अदरक है, ये बाकी भी और बहुत सारी जो इनोवेशंस हमने की हैं, जो आपने जिंजर की भी बात की और गार्लिक की भी, तो ये सिर्फ ये एक्सप्लॉइट करने की इस रिसर्च में देखें, जो दुनिया सारी ने तरक्की की है रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी से, जो भी वर्ल्ड एडवांस लेवल पे गई है, और इसके ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल, कि हम लेकिन अच्छा, मैक्सिमम रिसर्च करें और रिसर्च तो पहले भी हो जानी चाहिए थी। मतलब जापान वगैरह में लोग जाके अदरक और गार्लिक काश्त कर रहे होते हैं, पहले क्यों नहीं आइडिया आया कि ये पाकिस्तान में किया जा सकता है? ये देर आए दुरुस्त आए, यही समझ लें कि काश्त तो किया जा सकता था। ये इन्वायरमेंट हमारे पास जैसे अभी मैंने खुद इसके ऊपर काम किया पिछले 4-5 साल से। अच्छा। और क्योंकि जो डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं और उसको आपने अडॉप्टेबिलिटी देखना होती है, तो उसका जेनेटिक मेकअप देखना होता है, और फिर उस डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसकी सूटेबिलिटी को हम वो चेक करते हैं। अच्छा, तो अब जरा ये बताएं, क्योंकि पोठवार रीजन में जी अब है ये कि कौन सा खित्ता इसके लिए ज्यादा सूटेबल है, फिर किसानों के लिए क्या इसके अंदर प्रॉफिट और इंसेंटिव्स हैं मौजूद कि वो माइल हो सके इसकी काश्त करने पे, हुकूमती सरपरस्ती के अलावा भी? जिसे इनिशियली तो मैंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ये पोठवार रीजन में, अदरवाइज भी इसके जो सियालकोट, नारोवाल
اور جو میر پور خاص دادو وہاں پہ یہ ایکسپیریمنٹس ہو سکتے ہیں. اور جو ابھی جو فرسٹ ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے یہ یہاں پہ پوٹھوار ریجن میں جیسے بلکسر میں. اور یہ جو انوائرمنٹ ہے چاہیے یہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت ہائی ٹیمپریچر یا ہاٹ ٹیمپریچر میں ڈیورنگ سمر یہ تھوڑا افیکٹ ہوتا ہے. ادروائز اگر فیبرری میں ہم کاشت کریں تو نومبر میں ہم اس کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں. 8-9 مہینے کی یہ کراپ ہے. اور بڑی یہ جب ہمارا یہ کرائٹیریا یہ ہوتا کہ کوئی بھی چیز کو اگر سیڈ کو گرو کریں تو اس کو جو 10 ٹائمز اگر اس کی وہ زیادہ ییلڈ آتی ہے تو وہ فیزیبل ہوتی ہے فارمر کے لیے. صحیح. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 8 to 10 ٹنز یہ اس میں ییلڈ ہے پر ایکڑ. مارجن ہے, کیا بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا فیزیبل ہے کیونکہ بہت زیادہ ہم باہر سے منگواتے ہیں آلریڈی. تو اس کو ہم بہت زیادہ تقریباً 8-9 بلین کا جو ادرک ہم باہر سے منگواتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ یہ کہیے سیلف گا سفیشنسی کی طرف سے اگر 50% بھی ہم جی یہ کس طریقے سے یہ ہمارے کسانوں کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. اور ساتھ میں بتائے گا کہ ہم جب بھی خریدنے جاتے ہیں تو ادرک جو ہے یہ بڑا جتنا چھوٹا ہے اتنا بھاری اتنا مہنگا بھی ہے. سو اس کی پرائس میں بھی سو اس کی پرائسز میں بھی کتنا پھر ہم ڈفرنس دیکھیں گے. پرائس میں دیکھیں جو ویریشن آتی ہے اوور آل مارکیٹ میں جب امپورٹ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے آپ مارکیٹ میں جب لینے جاتے ہیں 300-400 اور ڈیورنگ ونٹر اس کی پرائسز ہائی ہو جاتی. جیسے آپ نے کہا کہ جو چائے میں ادرک کا وہ ٹیسٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی اینٹی بایوٹک ہے بہت ساری جو یہ اس کے میں وائٹامن اے ہے اور وائٹامن سی اس میں ہے اور آئرن ہے اور وہ بھی ایک لیتے ہیں. اور دوسرا اینٹی بایوٹک ہے ڈفرینٹ جو میڈیسنل ویلیو بھی اس کی ہے بہت زیادہ. تو یہ جو اس کو ہم ہر طرح سے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ جو اوور آل اگر یہ اس وقت گرو کر لیں تقریباً 50% بھی لے لیں تو بہت سارا زر مبادلہ ہم بچا سکتے ہیں. زبردست زبردست. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر غلام محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ایک اچھی چیز ہے. اور اگر یہ کر دی جائے مطلب کام شروع کریں فیبرری میں تو انشاءاللہ وی کین ہیو اٹ بائی نومبر. اور آپ کو پتہ ہی کہ اسپیسیفکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب صحیح سیزن آتا ہے نا بقرعید کا, بقرعید میں 2 چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ادرک اور ایک ہوتا ہے ٹماٹر. یہ دو پیاز چیزوں بھی تھوڑا بہت, پیاز بھی تھوڑا جو بہت, بھی چیزیں مسالے یوز ہوتے ہیں. ادرک تو مطلب ستی ہے تو بات ہے. مطلب چیک کریں نا اتنا سا ہوتا ہے اور مہنگا کتنا ہوتا ہے کوئی بات نہ جانے کیوں ہے ایسا. لیکن قیمتیں مینیج ہونے چاہیے along with the other few things تو بڑا اچھا ہوگا کیونکہ لوگوں کو سستے داموں ملک میں کاشت ہوگی تو یہ امکان ہے کہ سستے داموں ہمیں ملے. کیونکہ جب بھی امپورٹڈ کا ٹھپا لگ جاتا ہے نا تو چیزیں اور مہنگی ہو جاتی ہیں. اسے تو مجھے بمپر کراپ یاد آ گئی گندم کی اور دونوں کی پرائسز کم نہیں ہوئی لیکن اس کی ہوگی. میرا دل کہتا ہے ایسا ہوگا. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو فارن فنڈنگ کا معاملہ تھا اس کے اوپر اسکروٹنی کمیٹی کی جانب سے کچھ ڈیٹیلز دی گئی ہیں اور ان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ ہاں جی 1 ارب کوئی 64 کروڑ روپے سے زائد کی جو ہے وہ فنڈنگ آئی تھی اور جو ظاہر کی گئی وہ 1 ارب 34 کروڑ کے لگ بھگ تھی. اور یہی کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ اس کے اندر شیئر کیا گیا اور 31 کروڑ روپے سے زائد کی رقم کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس کی ڈیٹیلز سامنے نہیں آ سکی ہیں. اور شاید نیوزی لینڈ کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ وہاں سے ممکنہ طور پر وہ رقم آئی تھی. اور یہ بیسکلی کہا گیا کہ بینک اکاؤنٹس کے معاملے میں ویسے تو تعاون نہیں کیا گیا, ڈیٹیلز نہیں لی گئی, لیکن جو پھر بینک ہیں ان کے ذریعے پھر منی ٹریل حاصل کی گئی اور پھر پتہ چلا کہ اس میں کچھ معاملہ ایسا ہے جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور دال میں کچھ کالا ہے. اچھا, کل اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے وفاقی وزراء نے ایک پریس کانفرنس بھی کی جس میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس تھا یہ ٹائم ٹیفش ہو گیا. ملک کی واحد شخصیت عمران خان ہے جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں. پی ٹی آئی کو دنیا بھر سے کارکن فنڈز بھیجتے ہیں. وفاقی وزیر فواد چودھری نے سندھ حکومت کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور وہ کہتے ہیں کہ جی سندھ حکومت تمام معاملات میں بہت پیچھے جا رہی ہے. افسوس ہے سندھ حکومت احساس پروگرام میں شامل نہیں ہوئی. ان سے کہتا ہوں کہ صحت پر سیاست نہ کریں. ساتھ میں فواد چودھری بھی کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے 1 روپے کی کرونا ویکسین بھی نہیں منگوائی. کیا کہا تھا آپ کو سنواتے ہیں.
पाकिस्तान में अगर लोग किस शख्स को ट्रस्ट करते हैं अपने पैसों के साथ तो वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ात। दुनिया भर में फैले हुए कारकुनान तहरीके इंसाफ को फंड करते हैं। इलेक्शन कमीशन में जो फाइंडिंग आई, मामला टाइम टाइम फिश हो गया। अच्छा, सिंध की सियासत में भी हम देख रहे हैं कि हलचल नजर आ रही है। नून लीग का वफ्द आज हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान से मुलाकात करेगा और हुकूमत इत्तेहादी फंक्शनल लीग की जानिब से भी अहम बयान सामने आ गया है और कौमी हुकूमत बनने का इंदिया दे दिया गया है। नेशनल इंटरेस्ट में नेशनल गवर्नमेंट हो सकता है बन सके, बाकी अर्ली इलेक्शन मैं नहीं समझता हूँ। कमर तोड़ महंगाई है। प्राइम मिनिस्टर साहब वो गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा जीनत बन चुके हैं हर घर की और वक्त ज़्यादा नहीं है। 3 महीने में इनको सब कुछ सेटल करना पड़ेगा। ये वक्त मुश्किल है, निकल जाना चाहिए। 3 महीने का टाइम है, आर या पार वाला काम हो सकता है। नेशनल इंटरेस्ट में कुछ भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है। चलिए जी, सिंध में जो सूरत हाल जारी है इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के वजीर तवानाई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इम्तियाज शेख साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सबसे पहले तो इम्तियाज साहब ये कहेगा, कल आपने भी सुनी होगी फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो कही थी कि सिंध हुकूमत बहुत पीछे रह गई है और उन्होंने पूरे कोविड के टाइम में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया कोविड वैक्सीन पर। सबसे पहले तो इस पर आपकी स्टेटमेंट, आपका रिप्लाई चाहेंगे। झूठ बोलते हैं कि उसका अंदाजा नहीं आपको। ये जो वैक्सीन बाहर से आई है, जो भी इनको मिली है, इन्होंने इमदाद में कभी चाइना ने दी, कभी अमेरिका ने दी, उसमें पूरे मुल्क का हिस्सा था। उन्होंने पूरे मुल्क में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। सिंध ने अलग से मंगवानी चाहिए तो सिंध को परमिशन नहीं मिली, नहीं दी इन्होंने परमिशन दी। झूठ बोलते हैं। इससे बड़ा और झूठ क्या हो सकता है कि कल पूरे आज अखबारों में, पाकिस्तान के अखबारों में ये क्लियर लिखा हुआ है कि जी झूठ बोला गया, अकाउंट छुपाए गए, 30 करोड़ रुपया 40 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया गया, न्यूजीलैंड का पैसों का हिसाब नहीं दिया गया। मतलब एक से एक फॉरेनर्स के साथ से पैसे लिए गए, फॉरेन फर्म से पैसे लिए गए। तो मतलब ये पूरा आज के अखबारों में छपा है और ये कहते हैं जी हम सुरखरू हो गए। ये मतलब कितना बड़े झूठे लोग हैं। और जहाँ तक बात आती है सिंध की, तो हमें ये सिंध से जलते हैं और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनकी अपनी महंगाई, इनकी अपनी नाकामियां, चाहे वो कीमतों में हो, चाहे वो एनर्जी पॉलिसी में हो, चाहे वो गैस में हो, चाहे वो पेट्रोल में हो, हर चीज में तो ये फेल हो गए। और अब वो इल्जाम लगाते हैं सिंध पे। मैं कहता हूँ, और मुझसे ये तो पहले बताएं कि जो वजीर साहबान हैं मरकजी, कितने आए दौरे पे सिंध के? एक भी नहीं आता। और कराची में बैठ के आते हैं, गवर्नर हाउस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं। आए फवाद चौधरी साहब आए, मैं उनको साथ ले जाऊंगा, दिखाता हूँ कि सिंध के रोड किस हद तक बेहतरीन है। हमारी हाईवेज और इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड हमारे अस्पतालें आके देखें हमारी। और ये जो सेहत कार्ड की बात करते हैं, बिल्कुल ही मतलब मुकाबला ही नहीं है सिंध की। जो हमारी NICVT है पूरे सूबे में, NICH है बच्चों के अस्पताल, गम्बट में जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो हमारा कैंसर का इंस्टीट्यूट है, रेडियोलॉजी का जिना अस्पताल कराची में, SIUT, और मतलब जकोबाद का अस्पताल देखें, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है। लाड़काना में देखें आप, एक लेकिन इम्तियाज साहब, ये जिन इंस्टीट्यूट्स के आप नाम ले रहे हैं वहाँ पे मुफ्त इलाज होता है, वहाँ पे भी आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और मुखय्यर हजरात इन बड़े बड़े अस्पतालों की आगे से हमने देखा इनको डोनेशन भी देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, अगर खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए, जैसे उन्होंने सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, ये सेहत कार्ड किसी और सूबे ने पहले इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराया? सिंध में तो हमेशा आपकी हुकूमत रही है, आप लोगों की जानिब से ये अच्छा कदम क्यों नहीं लिया गया आवाम की बेहतरी के लिए? सेहत कार्ड ये आज का मसला नहीं है। ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में शुरू हुए थे और उस वक्त कई जिलों में इसमें KP भी था, पंजाब भी से दिया था उन्होंने। उसमें मतलब उस वक्त से ये शुरू है। इन्होंने इसको कंटिन्यू किया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। हम समझते हैं कि हमारा निजाम, सर आप लोगों ने क्यों नहीं किया? हमने इसलिए नहीं किया कि ये सिर्फ 10 लाख रुपए तक है। अच्छा। और ये कैंसर की ट्रीटमेंट और ये किडनी के ट्रीटमेंट और ये अपना लिवर ट्रांसप्लांटेशन करोड़ों रुपए का खर्च होता है। लेकिन शेख साहब बेसिक देखें, ये तो शेख साहब ये रेयर केसेस होते हैं। मुकाबला इसलिए नहीं है कि हम लोग फ्री करते हैं। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था, लोगों के लिए करते हैं। तो 10 इम्तियाज शेख साहब, लाख रुपए के कार्ड से क्या होगा?
क्या सर होगा मैं जी, ये आप अर्ज कर रहा था कि 10 लाख रुपए जाहिर है कि जो साहिब हैसियत अफराद हैं उनके लिए तो कोई वक़्त नहीं रखते, लेकिन जो कंपनीज में भी इंश्योरेंस होती है या वैसे भी जो हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को मिलती है जो जॉब्स वगैरह करते हैं, वो कम व बेश इसी अमाउंट की होती है जिसका आप तस्करा कर रहे हैं। तो हर कोई तो इतनी संगीन या फिर ऐसी टर्मिनल इलनेस के साथ नहीं आता। बेसिकली छोटे छोटे मसाइल होते हैं हेल्थ से मुताल्लिक, मैं तो उनके लिए अभी कार्ड इशू होना कोई गलत बात नहीं है। छोटे इस कार्ड पे हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो DHQs हमारे हैं, THQs हैं, वहाँ तकरीबन लाखों आदमी रोज जाते हैं, रोज। आप जी, जी। कभी OPD में आके देखें तो सही, आप अस्पतालों में जो डिस्ट्रिक्ट के अस्पताल हैं हमारे, जो तालुकों के तहसीलों के अस्पताल हैं, जो कराची, हैदराबाद, सक्सर, लाड़काना, घोटकी, नवाबशाह, हजारों लोग आते हैं। ये 10 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है सिस्टम, ये सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों को सिर्फ कामयाब करने के लिए, गवर्नमेंट को फेल करने के लिए खुद उन्होंने किया है। इसमें भी बहुत बड़ी करप्शन का स्कैंडल आपको नजर आएगा, जिस तरह बाकी चीजों में आपको नजर आ रहे हैं, गंदम में, चीनी में और ऑयल में आपको नजर आ रहे हैं, ये थोड़े दिनों में ये भी नजर आएगा। और ये अभी स्क्रूटनी में है, और ये नवाज शरीफ साहब के जमाने में शुरू हुआ, ये आज का कार्ड नहीं है। आप देख लें, रिकॉर्ड देख लें, अगर कहेंगे तो मैं आपको डेट्स भी दे दूंगा जब नवाज शरीफ साहब ने इसको इनॉग्रेट किया था उस जमाने में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अच्छा। और जिलों में। तो मतलब ये सिर्फ अपने तख्तियां लगाने पे हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एहसास कर दिया, वही प्रोग्राम चल रहे हैं। हेल्थ के भी जो पुरानी हुकूमतों के थे उस पर ये कर रहे हैं। तो मतलब ये और मुकाबला ही नहीं है। मेरे साथ आके बैठे हैं हेल्थ मिनिस्टर, बैठे हैं फवाद चौधरी साहब, उनके 2-3 जो हमारे जो उनके हैं अपना गिल साहब हैं, और एक अपना तीसरे जो उनके जो आजकल ये बोलते हैं फारूक हबीब साहब, ये 3 आदमी बोलते हैं मतलब उनको सिर्फ पेड किया गया, ये सिर्फ मास्टर्स वाइज की बात करते हैं, कुछ भी नहीं। मतलब ये मुकाबला ही नहीं कर सकते। ये सिंध में सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिंध के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, सिंध के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है इस वक्त बेतहाशा। हमारी अपनी गैस से सूबे की वो नहीं दी जा रही, आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो मतलब मकसद है कि ये मतलब सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो और इतना बोलो कि लोग सच समझने। अच्छा, अब ये फरमाइएगा, ये जो इस्लामाबाद में अब ये हो रहा है कि जो बल्दियाती इलेक्शंस हो रहे हैं उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चूज किया गया है कि उसका यूज किया जाएगा, उस पर आपकी जमात क्या मुत्तफिक है, मुतमईन है कि जी? हमारी जमात डेफिनेटली जब जो भी चीज होगी मुशावरत के साथ होगी, उनको ऑन बोर्ड लेके किया जाएगा, और वो जो खदशात हैं जो कि हमारी पार्टी ने पहले ही जाहिर किए हैं वो कर दिए जाएंगे। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीन एक कामयाब तजुर्बा नहीं है दुनिया में, बहुत से कम मुल्कों में ये है। और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही उस पर मतलब अंदेशे और खदशे जाहिर कर दिए हैं। तो मतलब ये क्या करेंगे देखें। मतलब यहाँ लोकल इलेक्शंस में तो ये खुद धांधियां करते हैं, अब ये मशीन ला रहे हैं उसमें पता नहीं क्या। लेकिन पॉल पार्टीज को, तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको तो ऑन बोर्ड लें, आप एक्सप्लेन तो करें। सिर्फ शिबली साहब आते हैं, वो आप बताते हैं कि मेरी मिनिस्ट्री ने ये मशीन बनाई, ये ले लें आप। जब इलेक्शन कमीशन से इस्लामाबाद के लिए मशीनें मांगता है, कहते हैं हम दे नहीं सकते। और मतलब ये तो फिर पूरे मुल्क में कहाँ से इंटरनेट आएगा, कहाँ से बिजली आएगी? बिजली है नहीं, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग ये कराते हैं। और खास तौर पे और वो लेकिन समो इम्तियाज शेख साहब, उन्होंने कहा है कि इस मशीन में इंटरनेट की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, आप ये कहिएगा कि जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आपको हुकूमत से प्रॉब्लम है, अगर हम सिंध हुकूमत की बात करें तो यहाँ पर लोकल बॉडीज इलेक्शन जो एक्ट है उस पर आपके जो ऑपोजिशन है उनको आपसे प्रॉब्लम है। हमने देखा जमात इस्लामी ने तो इस हवाले से पड़ाव भी डाला हुआ है। तो सर इस पे फिर कहाँ ऊंट किस करवट बैठेगा, होगा क्या आगे? आपकी तो तमाम जो ऑपोजिशन जमातें हैं वो एक साथ खड़ी हो गई हैं पॉलिटिक्स में डायलॉग जो है बहुत जरूरी है। और हमारी पार्टी, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसी बात पे कहते हैं कि जी हम हर चीज पे बैठने को तैयार हैं। किसी चीज पे मतलब कोई एतराज है, किसी को बैठ के बात करें। लेकिन ये कानून बनाने का अख्तियार पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असेंबली में अक्सरियत रखती है। यही सूरत हाल पंजाब में, यही सूरत हाल KP में, यही सूरत हाल पाकिस्तान में। तो अभी मरकजी हुकूमत में जो कानून बनते हैं, क्या सब उससे मुतफिक होते हैं? कोई मुतफिक नहीं होता। ये बुलडोज करते हैं, कानून बना देते हैं। हमने तो उसको पेश किया, हमने इनसे राब्ते किए, हम फिर भी कहते हैं कि हम फिर भी राब्ता करेंगे, बात करेंगे, और हम मतलब कभी नहीं चाहेंगे कि मतलब वो वन वे हो। और ये जो कानून नया बना है बहुत ही अच्छा कानून बना है, लेकिन ये अपोजिशन की मर्जी से तो नहीं बन सकता ना, ये मेजॉरिटी की मर्जी तो ये से भी तो आप ही को लग रहा है कि कानून अच्छा लगा, जब तक आप बाकी तमाम जमातों को इसमें नहीं लेते, उनका कंसेंसस में नहीं ऐड करते, तो सर आपको कैसे पता चलेगा? जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हम हुकूमत को कह रहे हैं कि भी आप हमें जो ऑपोजिशन जमातें उनको शामिल करिए, तो यहाँ पे आपको भी तो देखना पड़ेगा, सिंध में आपको भी तो वो चीज करनी पड़ेगी। हमने इनको ऑन बोर्ड लिया था, और ऑन बोर्ड लेने के बाद जब से PTI पावर में आई है और ये इधर आए हैं मतलब सियासत में, मतलब जो हमारे
दाखिल हुए हैं ना, इन्होंने पूरी सियासत में तरशीह पैदा कर दी है, इन्होंने जंग की सूरत हाल पैदा कर दी है, दुश्मनी पैदा कर दी है। कभी भी इस तरह नहीं होता था, हम सब साथ बैठते थे, लेकिन ये सिर्फ सुबह शाम रात एक ही राग अलापते हैं और मुखालफत की बात करते हैं। अपोजिशन लीडर हो या दूसरे जो हमारे जो मुखालिफ हैं लीडर, पहले भी तो हम एमक्यूएम के साथ काम करते रहे, कितने साल वो हमारे साथ गवर्नमेंट में हमारे साथ रहे, उस वक्त तो उनको कोई तकलीफ नहीं थी, उस वक्त तो चल रहे थे। अब मसला है कि इन्होंने पीटीआई ने माहौल पूरे मुल्क का खराब कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर किसी से बात करने को तैयार नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ बाकी इलाकों में किसी से तैयार नहीं है बात, जहाँ सिंध में खास तौर पे। तो मतलब जब आप किसी से बात नहीं करेंगे, इतने हालात खराब कर देंगे, कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं। बिल्कुल सर, बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेसिफिकली जिन ऐवानों में आप लोग बैठते हैं वहाँ पे भी अच्छे तरीके से बात होनी चाहिए। वहाँ पे भी हम समाओ देखते चले, मर्द हज़रात में तो हम देखते थे कि आपस में गालम गलोच तक हो जाती थी, जो कि नहीं होनी चाहिए। ख़वातीन भी आपस में दस्तों गिरबा हो जाती हैं, विच इज़ वेरी शेमफुल। बहुत शुक्रिया जी। इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वो अपनी राय से हमें आगाह और डायलॉग जो है वो हर तरफ होना चाहिए, जहाँ पर वफाकी हुकूमत को क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप लोग ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं, यहाँ पर भी आप एक्ट पास कर देते हैं विदाउट टेकिंग द अदर हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे दूसरी पार्टीज कह रही हैं कि आपने हमें वही कॉन्फिडेंस में मामला लिया। है, इसीलिए तो वो रोला है सारा। अब वो गए हैं, जनाब सिंध हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया हुआ है। तो ये मसाइल हल होने चाहिए, बजाय इसके कि बयानबाजी की जाए सख्त किस्म की। बिल्कुल जी, तो मामलात पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा, आज जो डेट याद है 5 जनवरी, और आज 5 जनवरी को पाकिस्तान के जो नवे वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, उनका 94 यौम पैदाइश है। 1973 का मुकर्रना जो आइन था, मुतफ़िका आइन जो था, साथ में कादियानी को गैर मुस्लिम करार देना, पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस और एटमी प्रोग्राम उनके बड़े कारनामों में शामिल था। अच्छा जी, उन्होंने 1950 में बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासियात में ग्रेजुएशन किया, 1952 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून में मास्टर्स किया, और फिर लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। अच्छा, वो बैरिस्टर भी थे। बिल्कुल, लुक एट दिस, मुख्तलिफ अदवार में खारजा। हाँ जब आप जी, उनको सुनते थे तो उनकी जितनी भी आप स्पीचेस so उठा के fluid. देख लें, वेरी पर्सुएसिव, हाँ। वेरी एलोक्वेंट, वेरी। और इसके अलावा एक चीज देखिए, इनको हुनर आता था खिताब का, और बाद में हमने देखा भी कि खिताब में किस तरह से शहबाज शरीफ साहब भी वो जिस तरीके से सर माइक पकड़ के हिला देते हैं, वो अक्सर शोला बयान थे, आवाम की नब्ज का उन्हें इदराक होता था कि लोग किस तरीके से क्या चीज़ सुनना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं उनसे। और एक शोला बयान लीडर के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में वो पेपर फाड़ने वाला जो उनका वो स्पीच थी, वो ये बिल्कुल जी मनाजिर देख भी रहे हैं। हाँ, तो वो उस वक्त भी ये कहा जाता था कि दैट वाज, लेकिन वो देखें आज तक वो दुनिया उनके दबंग थे, दबंग अंदाज को जानती है, मानती है। दो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। जो आपकी तकलीफ है वो मेरी है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं दो हूं, मैं एक नहीं हूं। एक इस जिस्म में, इस खून में, इस बुत में खड़ा हूं, दूसरा आपके रूह में, आपके जिस्म में, आपके बुत में मैं खड़ा हूं। अच्छा, और साथ में पर्सनालिटी भी बड़ी प्रेजेंट थी। जिस तरीके से वो जो शलवार कमीज वो पहना करते थे, वो जो उनका स्पेसिफिकली वो स्टाइल था, अगर हम फैशन सेंस की बात करें, सो ही वाज वेरी अप टू डेट, और स्पेशली कैप लगा के तो एक अच्छा, एक इन्होंने भी एक नई चीज शुरू की थी। आप ये देखें कि वो जो लेगेसी है उसको कैरी किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, और बड़े कंपैरिजन्स ड्रॉ किए जाते थे कि जी बच्चों में किस में ज्यादा उनकी पर्सनैलिटी की झलक आती है। तो ये एक बड़ी, अभी आप देखें ना, अभी भी ऐसा होता है, जैसे आसिफा भुट्टो जरदारी जो हैं, उनका भी हमने देखा था कि जब ये गालिबन 10 मार्च को, 11 मार्च को जब ये पीडीएम के जब जलसे हो रहे थे, तो उसके बाद वो भी मरीम नवाज के साथ वो भी आई थी सामने, उन्होंने भी तकरीर की थी। तो उस वक्त भी लोग किस तरीके से उनकी पिक्चर्स को और उनकी वालदा की पिक्चर्स को आपस में मिला के कह रहे थे कि देखिए अंदाज़े गुफ्तगू एक तरीके से है, बात एक तरीके से करते हैं, जेस्चर्स एक तरीके से देते हैं। सो ये कंपैरिजन किए जाते हैं। तो खैर जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों में देख रहे हैं, तो हम उनको उनके लीडर की सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हैं और ब्रेक लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेते हैं। खबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी बाएं जानिब सैयदा मदीहा ज़हरा नकवी, और दाएं जानिब कौन है? सामने फेसबुक पे आप देख सकते हैं, ये मेटा नहीं हुआ था, फेसबुक, अच्छा फेसबुक वो पे नाम ना मेटा, उसका हाँ, बाखबर सवेरा का।
तो वो मेटा नहीं हुआ था? मेटा उसका नाम हो गया था, लेकिन Oh ये my अभी भी God, फेसबुक मेटा। का ही आता है जी, मेटा। ओके, तो मेटा आप यूज़ करेंगे आइंदा कुछ दिनों में, और ये हम चलाते रहेंगे जब तक आप अक नहीं जाएंगे उससे, ठीक है? हाँ। तो अब बात ये है कि जहाँ बारिश होती है वहाँ पर पानी ज़्यादा आता है, और उसके बाद ये होता है कि कराची की सड़कें जो हैं वो एट टाइम्स पानी से लबालब भर जाती हैं, और खड्डे जो हैं वो बिल्कुल फिल हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बाइक्स, गाड़ियाँ, जो भी चीज़ें चलती हैं, लोग अपने ज़ाहिर है कि बचाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करते हैं, और उसमें फ़ायदा कौन उठाते हैं? ओए होए, राज़न। जो मगर्स होते हैं। जी, हाँ, सी वो फिर ऐसे में आते हैं सुबह रफ्तारी से, और फिर आके आपको लूट के चले जाते हैं। भाई तो सुबह ये गिरफ्तारी में ना भी आए, वो बड़े इत्मीनान से आते हैं, सामने कैमरास लगे हों, उन कैमरेस के सामने मुतमईन होके जो अपनी वारदात होती है वो उन्होंने करनी होती है। ये सिर्फ इसकी बात नहीं कि चले भी बारिश हुई भी है, उसके अलावा भी आप देखेंगे जिन इलाकों में सड़कें बहुत ज्यादा खराब हैं, टूट फूट का शिकार हैं, वहां पर जो स्ट्रीट क्राइम्स का रेट है वो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि होता है कि गाड़ी वहां पे और ये बाइक वाले वो जितने वो आराम से गुजारेंगे, और पीछे अंदर से गलियों से लोग आ जाते हैं, लोग क्या रहजन आते हैं, सॉरी जी। और उसके बाद फिर हमने देखा ये वारदातें भी होती हैं, और अक्सर तो हमें गुस्सा इस बात का चढ़ता है जब देखते हैं कि जहां पर थाना है उसकी विसिनिटी में अगर स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें बढ़ जाएं तो वो तशवीशनाक बात है, जैसे हम देख रहे हैं कि जी कुरंगी में। बिल्कुल जी, ऐसी वारदातें करें। होती रहती हैं, और ये बड़ी परेशान कुन बात है, क्योंकि वो डरते ही नहीं पुलिस से। डरते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो फिर कमज़ोर चालान होगा, वो छूट जाएंगे, और एविडेंस नहीं होगा तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। और अगर जेल चले भी गए 6 महीने के लिए, साल के लिए, तो और पक्के होके निकलेंगे, मजीद लिंक्स बना के निकलेंगे। हाँ, और लोगों से पूछ के निकलेंगे, अच्छा तुम क्या करते थे, अच्छा और अब अब मैं तो भी ये जेलों के करूंगा। अंदर से भी बड़ा सेफली नेट्स चलाए जाते हैं। That बड़ी हॉरेंडस किस्म की बात है, खैर इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। कराची के शहरी राहजनों के रहमो करम पर स्ट्रीट क्राइम्स का जिन काबू में ना आ सका, करंगी सनती एरिया के थाने की हदूद में एक साल में 3,300 से जायद शहरियों से लूटमार। हैदराबाद के नियाज स्टेडियम की माजी की रौनकें बहाल होने की उम्मीद। वजीर आला मुराद अली शाह से चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात। खिलाड़ियों को जहाज से हैदराबाद पहुंचाने के मंसूबे पर बात हुई। जूते देखने में बिल्कुल आम, लेकिन काम इंतहाई खास। नाबीना अफराद रास्ता भूल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। फैसलाबाद के नौजवान ने स्मार्ट जूता तैयार कर लिया। अच्छा जी, तो पहले हमने बात करनी है किसकी? सैयदा मदीहा ज़हरा नकवी, अमन और अमान की सूरत हाल, और जो गुज़िश्ता साल है यानी कि साल 2021, अच्छा अभी तक आदत नहीं हुई है 2021 की, जैसे वो होता है ना हमारे हुकूमत आ जाती है, इलेक्शंस के बाद नए वज़ीर आज़म आ जाते हैं, सदर मुमलकत कभी कभार चेंज हो जाते हैं, और भी कई वज़रा, वफाकी वज़रा। तो आपके जहन में उनके पोर्टफोलियोज या फिर नए नाम थोड़ी गलती उसमें हो जाती है, स्पेशली जो हमारी तरह एंकर्स वगैरह होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि पुराने नाम ले लेते हैं, क्योंकि रवानी इतनी होती है इतनी आ जाती है कि वजीर आजम के साथ जी ये नाम, फिर उसके बाद थोड़ी सी आदत लगती है। वैसे ही अभी 2021 को भूलना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि काफ़ी तल्ख यादें वो साल दे के गया। तो इसी में जनाब स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो 2021 में उरूज पर है, और जो रिपोर्ट हमारे पास सामने आई है, यानी कि ये यहाँ पर जो है इसमें है, उसके मुताबिक ये जो करंगी सनती यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है, इसमें स्ट्रीट क्राइम्स के तमाम रिकॉर्ड जो इससे पहले के थे वो टूट गए हैं। 3,355 शहरी मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, गाड़ियों से महरूम हुए हैं। बिल्कुल जी, और ये जो तमाम तर वाकयात हुए हैं ये पुलिस का जो स्टेशन है उसकी विसिनिटी में हुए हैं, जो कि इस बात को काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक बना देती है। अच्छा जी, जमान टाउन में 3,200, सुपर हाईवे में 2,100, सुजानी टाउन में 1,900, अवामी कॉलोनी 2,000 से जायद शहरियों से लूटमार की वारदातें हुई हैं। सीव्यू साहिल थाने की हदूद में सबसे कम वारदातें हुई हैं, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों को लूटा गया है। वहाँ पे हम देखते हैं कि मुसलसल पेट्रोलिंग भी हो रही होती है। तो इसी वाले से जरा मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, सबसे पहले ये बताइएगा कि कौन सा इलाका इस वक्त कराची में ऐसा है जो कि महफूज है, और कौन सा इलाका ऐसा है जो कि क्रिमिनल्स के लिए जन्नत बना हुआ है? देखिए, कराची में अगर स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात की जाए तो पिछले साल, एक साल के दौरान कराची में कई इलाके ऐसे हैं जो अब नो गो एरिया माने जाते हैं स्ट्रीट क्राइम के लिहाज से। कोरंगी सनती एरिया स्ट्रीट क्रिमिनल्स का मनपसंद इलाकों में से एक इलाका है। आप अंदाजा करें, इस इलाके में एक साल के दौरान 3,300 से जायद वारदातें रिपोर्ट हुई।
जिसमें 1800 से ज्यादा मोबाइल फोन छीने गए। अगर मोटरसाइकिलों की बात की जाए तो इसमें मोटरसाइकिलों की भी तादाद हजारों में है जो छीनी गई और चोरी की गई। गाड़ियों की बात की जाए तो तमाम ये 3300 के अंदर आ जाते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रीट क्राइम के लिहाज से स्ट्रीट क्रिमिनल्स का मनपसंद इलाका कोरंगी सनती एरिया है। कोरंगी सनती एरिया की बात करें तो इंडस्ट्रियल एरिया होने के साथ साथ यहाँ पर काफी ज्यादा कच्चे के इलाके, कच्ची आबादियों के इलाके और रिहायशी इलाके भी आते हैं, जिसमें बहरान टाउन एक आबादी का इलाका है, कई आबादी वाले इलाके भी आते हैं। स्ट्रीट क्राइम के लिहाज से सबसे सर-ए-फहरिस्त अभी ये इलाका है। दूसरे इलाके की बात करते हैं, वो भी कोरंगी जिले का इलाका है जमान टाउन। अगर कोरंगी को बात करें, जमान टाउन में ज्यादातर रिहायशी आबादी आती है, इब्राहिम हैदरी की बैक साइड का इलाके कई आते हैं। तो यहाँ पर 3000 से ज्यादा वारदातें हुई हैं, जिसमें मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन और शहरियों को लूटा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें जो स्ट्रीट क्राइम के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरनाक इलाके तस्वुर किए जाते हैं, उसमें सचल का इलाका है। सचल की अगर बात करें तो गुलशन इकबाल का स्कीम 33 इसमें लगता है। सुपर हाईवे की आबादी जो टूल प्लाजा तक लगती है, इसके साथ सादी टाउन है, गुलशन के कई इलाके हैं, स्कीम 33 के कई इलाके हैं, सपूरा के अतराफ की आबादी है, यहाँ पर खासी ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। अच्छा, सारी वारदातों का तो आपने तस्करा कर दिया, वो इलाके जहाँ पर लोग जाते हुए घबराते हैं, कोई ऐसा इलाका भी बयान कर दें, ज़ाहिर है लोग नया साल है देख भी रहे हैं, तो जहाँ पर कोई ऐसा इलाका जहाँ शहरी बगैर किसी खौफ के जा सकते हो। कराची के सिर्फ 2 इलाकों के रिकॉर्ड हमें ये बताते हैं जहां पर इलाका खासे पुरअमन रहे। सिर्फ एक इलाका सबसे पहले जो टॉप फहरिस्त में आता है वो है साहिल थाने की हदूद। साहिल थाने की हदूद में सीव्यू का इलाका आता है, सीव्यू की पट्टी आती है, इसके साथ डिफेंस की कुछ रिहायशी आबादी के इलाके आते हैं। साहिल थाने की हदूद में पूरे साल में सिर्फ 50 के करीबी वारदातें हुई। तो कराची के अमनो अमान के लिहाज से टॉप थानों में एक थाना है साहिल थाना। दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो दूसरा थाना है सिविल लाइन, जहां पे सबसे ज्यादा कम वारदात हुई। पूरे साल में सिर्फ 80 वारदातें रिपोर्ट हुई, जिसमें मोबाइल फोन, गाड़ियां और मोटरसाइकिल तीनों ही शामिल कर ली जाती हैं। लेकिन सिविल लाइन थाने की हदूद की हम आपको बात करें, इसमें सिर्फ रेड जोन के अतराफ के इलाके आते हैं, छोटी आबादी वाला थाने की हदूद वाला इलाका है, जैसे वजियाला हाउस इसमें आता है। इसके साथ जो रेड जोन के इलाके हैं, सुल्तानाबाद PIDC कॉलोनी के इलाके आते हैं, ये भी सिविल लाइन थाने की हदूद में आते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा कम वारदातें हुई। अहम बात यह है कि कोरंगी सनती एरिया हो, अवामी कॉलोनी हो, जमान टाउन हो, गुलशन, शारा फैसल और दीगर थाने में हो, जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं, तो पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वालों के इदारों की जानिब से ऐसी कोई हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई जाती कि इनको इन इलाकों में वारदातें होती हैं, इन शाराओं में वारदातें होती हैं, उनको रोकथाम के लिए वहां पे कोई ऐसी फोर्स क्यों नाफिज नहीं की जाती ताकि इन तमाम क्राइम की रोकथाम हो सके। एक और बात अहम है, पुलिस की जानिब से कई फोर्सेस बनाई गई, मोटरसाइकिल फोर्स बनाई गई, स्नैप चेकिंग के लिए स्पेशल नफरी तैनात की गई, स्केटिंग करते हुए भी नफरियों को गली मोहल्लों में भी तैनात किया गया। लेकिन स्ट्रीट क्राइम है जो कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है और 70-80 हजार से ज्यादा शहरियों को असले के जोर पर लूट लिया गया है। अरबों रुपए शहरियों की जेबों से निकल चुके हैं और रिकवरी की बात करें तो 10% से कम रिकवरी है, चाहे वो मोटरसाइकिलों की बात हो, चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो। अरबों रुपए शहरियों के लुट गए, लेकिन स्ट्रीट क्राइम है कि वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। और आपने 2 इलाकों के जो नाम बताए, तो आपने सीवीयू को बताया जो कहकशां पुलिस स्टेशन के अंडर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि रोड जो है वो काफी बड़ी और मुसलसल यहाँ पे ट्रैफिक दवा रहती है, यहाँ पे ट्रैफिक जो पुलिस पेट्रोलिंग भी हो रही होती है। हम आगे देखते हैं, अगर आपने 2 दरिया पे जाना तो वहाँ पे पुलिस पहले खड़ी होती है। साथ में जो सिविल लाइन्स के इलाके की उन्होंने बात की, तो वहाँ पे सड़कें जो है वो टूट फूट का समाव शिकार भी है, बड़ा गुंजान बात वो भी इलाका है। लेकिन अब वही मैं परेशान हो रही कि एक जगह तो हम कह रहे हैं अच्छी सड़कें हैं तो स्मूथ है जी, लेकिन वहाँ पे फिर भी मतलब अगर दूसरी स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें नहीं होती तो वैसे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। आप मतलब हमने अक्सर देखा है कि लोग बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए चढ़ जाते हैं। आप याद है आपको वो 2 दरिया की साइड पे वो जो रेसिंग वगैरह का चक्कर था, वो रेसिंग में ये सीव्यू पे भी हो चुका हुआ है सबकी, और लोग इवन के जो सर्विस लेन में भी गाड़ी तेज चलाते हुए, वहाँ पे अक्सर लोग जो सीव्यू में रहने वाले लोग हैं, वो जो वॉक कर रहे होते हैं, उन पे 2-3 ऐसे अनफॉर्चुनेट वाकयात हो चुके हैं, उनके ऊपर गाड़ी दौड़ा देते हैं। तो ये बड़ा somehow this is very अच्छा, उसके unfortunate। साथ साथ फिर ये काफी वहाँ पर उस विसिनिटी में साहिल हो गया, फिर उसके बाद कहकशां हो गया, दरख्शां हो गया, ये सारे पुलिस स्टेशन वहीं पे, और इसके साथ वहाँ की अपनी DHA की अपनी पेट्रोलिंग का एक अरेंजमेंट मौजूद है। तो सो भाई पूरा कराची ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आप कभी भी बिला खौफ खतर किसी भी वक्त चले जाएं, चाहे खातून ड्राइव कर रही हो, चाहे कोई मर्द ड्राइव कर रहा हो, तो उसके लिए वो परेशानी ना हो कि अगर हम रात के किसी भी पहर ड्राइव करें तो हमें ये खतरा हो कि हम महफूज नहीं है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। और क्रिकेट के हवाले से बात करना इतना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है क्रिकेट का जुनून तो हमारे हर पाकिस्तानी के सर चढ़ कर बोलता है, और अगर क्रिकेट मज़ीद बढ़े
اور جو کرکٹ کھیلنے کے شوقین ہیں دلدادہ ہیں ان کے لیے مزید اپرچونٹیز پیدا ہوں تو پھر تو کیا ہی کمال بات ہو جائے نا. بالکل جی. اور حیدرآباد کا جو اسٹیڈیم ہے اس کو بحال کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے رمیز راجہ صاحب نے, بلکہ نہیں مراد علی شاہ صاحب نے, کہ وہاں پر کرکٹ انٹرنیشنل میچز ہوں, ڈومیسٹک میچز ہوں. بڑی اچھی بات ہے یہ, بڑی اچھی بات. کل ملاقات بیسکلی ہوئی ہے, چیئرمین پی سی بی اسپیشلی پہنچے تھے اس ملاقات کے لیے. بالکل. تو پھر جناب کھلاڑیوں کو جہاز کے ذریعے حیدرآباد لے جانے کا منصوبہ ہے, یہ ہم نے پڑھا بھی تھا. اچھا میں انیشلی سمجھا کہ شاید تھوڑا سا ایڈونچر ہو رہا ہے کہ کسی طریقے پانی کے جہاز کے ذریعے لے کے جانا, نہیں ہوائی جہاز کے ذریعے لے جانے کی بات ہو رہی ہے. اس میں سامنے سکھر کے اسٹیڈیم کے والے سے بات بھی کی جا رہی ہے, اس کو بھی آپ نے بحال کرنا ہے. لیکن میں صبح کہیں سن بھی رہی تھی کہ کوئی ایسا اسٹیڈیم ہے جہاں پر بجلی کا بل نہیں ادا کیا گیا تھا تو وہاں بجلی کی تاریں کاٹ دی گئی ہیں, تو وہاں بجلی کا جو کہتے ہیں نا سلسلہ تھا وہ منقطع کر دیا گیا. تو سمہاؤ اس حوالے سے بات کرنے کی لاڑکانہ میں جناب یہ ہوا ہے کہ وہاں پہ جو اسٹیڈیم ہے وہاں پہ بجلی کا بل ادا نہیں کیا گیا تھا تو وہاں پہ بجلی کی تاریں جو ہے وہ کاٹ دی گئی. یہ مجھے خیر لاڑکانہ بتائے گا, لیکن میں پوچھ لیتی ہوں بھائی جہاں سے کٹی ہیں جو سلسلہ ہے وہ ایک ہی شخص ہمیں بتا سکتا ہے جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو سے موجود ہے, اینڈ دیٹ از شعیب جٹ. السلام علیکم شعیب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ہاں شعیب, یہ کہاں بھی کدھر یہ واقعہ ہوا جناب؟ لیکن یہ نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد ہے جو پاکستان کا انٹرنیشنل ٹیسٹ سینٹر ہے, مطلب وہاں پہ ٹیسٹ میچز کھیلے گئے اور جس گراؤنڈ پہ ٹیسٹ میچز کھیلے جاتے ہیں اس کی ویلیو ویسے ہی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ وہاں کی کاٹ دی گئی, وہاں کی بجلی کاٹ دی گئی ہے. وہاں پہ ون ڈے انٹرنیشنل میچز بھی کھیلے گئے اور ون ڈے میں پاکستان ناقابل شکست ہے. تو اب کیا ہوا کہ جب پاکستان کرکٹ بورڈ بہت اسمارٹ مووز کرتا ہے, وہ چھوٹے علاقوں کے کرکٹ گراؤنڈز کو چھوڑ دیتا ہے, بڑے علاقوں کے کرکٹ گراؤنڈ کا کنٹرول خود سنبھالتا ہے, جیسے پنڈی ہے, جیسے کراچی ہے, جیسے لاہور ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چھوٹے علاقوں کے کرکٹ جو سینٹرز تھے وہ چھوڑ دیے تھے کافی عرصہ پہلے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صوبائی حکومتوں کے زیر کمان آ گئے اور یہ نیاز اسٹیڈیم حیدرآباد جو ہے وہ اسی سندھ کے زیر اہتمام آ گیا, جس کے لیے کل ہی مراد علی شاہ جو چیئرمین ہے, وہ وزیر اعلیٰ سندھ ہے, انہوں نے چیئرمین سے ملاقات کی اور انہوں نے کہا ہم وہاں پہ کرکٹ کروائیں گے, ٹیلنٹ ہنٹ کروائیں گے, ہم کرکٹ کو واپس لانا چاہتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے وہ یہ کہیں گے جی کرکٹ تو ہم نے دن میں کرانی ہے, بتی کا کیا کام. تو لائٹ کا یہ کام ہے کہ وہاں پہ کھلاڑی کو موبائل چارج کرنا پڑ جاتا ہے, مطلب کوئی ذرا سی ٹی وی لگانا پڑ جاتا ہے, جنریٹر میں تھوڑی چلائیں گے. لیکن اب زیادہ دل کو لگ رہی ہے بات. دیکھیں لائٹ تو کٹی یہ ایک بڑا ڈیزاسٹر ہے, لیکن اس کی وجہ سے پانی کی موٹر نہیں چل رہی. پانی کی موٹر نہیں چلی تو جو رہتی سہتی گراس سے تو ہر کوئی ریلیٹ کر سکتا ہے, پانی کی موٹر نہ چلے نا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. دکھ یہ ہوا کہ دیکھیں بجلی کا بل نہیں ادا کیا. اچھا ارے یہ مسائل یہاں کے تو اپنی جگہ, وہ لاڑکانہ والے اسٹیڈیم دیکھیں, اس کے اوپر بھی ہم نے رپورٹ, کتنا اچھا اسٹیڈیم تھا, کب سے بننے کی کوشش ہو رہی, 10 سال سے. تو یہ اب اس کے لیے بھی اوور آل سندھ کے سارے اسٹیڈیمز کے بارے میں کچھ بات ہوگی, اس کا بھی کوئی تذکرہ ہوا لاڑکانہ والے؟ دیکھیں لاڑکانہ والے کا تذکرہ نہیں, اور یہ حیدرآباد کا بھی اس حوالے سے تذکرہ نہیں ہوا کہ بجلی کاٹ دی ہے. میں نے خبر رات میں بریک کی ہے اور اس کے بعد لوگوں تک یہ سارے معاملات پہنچے ہیں کہ ایک طرف تو بڑے بڑے دعوے اور دوسری طرف حقائق یہ ہیں کہ آپ ٹیسٹ سینٹر جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ نہیں الائیو رکھ پا رہے, وہ بھی بیچارہ اپنی موت مرتا جا رہا ہے. کیونکہ اس کافی تقریباً 2-3 ماہ پہلے میں نے ایک رپورٹ بھی بنائی تھی حیدرآباد کے نیاز اسٹیڈیم پہ ہی کہ اس کی سٹیئرز گر رہی ہیں, مین پویلین تباہ ہو رہا ہے, ٹرف جو اس کی گراس ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور ابھی آپ جو لاڑکانہ والے اسٹیڈیم کی بات کر رہے ہیں وہ بھی یہی دعوے کیے جا رہے تھے کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا بنایا جائے گا, اس پہ کرکٹ بورڈ نے بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کیا. 10 سال سے کام اس پہ ہو رہا ہے, کام تو نہیں ہو رہا, تباہی ہو رہی ہے اس پہ تو 10 سال سے. اس پہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی, اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ پیچھے ہٹ گیا. اور اچھا تو یہ حیدرآباد والے میں آپ نے کہا کہ اتنا سارا کچھ مسائل وہاں پر ہیں, مطلب سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور مطلب پراپر ٹرف بھی خراب ہو رہا ہے, اب اس کا ہوگا کیسے اس کو سکتی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وہاں صرف سیڑھیاں ٹوٹی نہیں ہوئی, وہ کسی بھی ٹائم کولیپس کر جائیں گی. اچھا وہ کسی بھی ٹائم دھڑام سے پوری بلڈنگ عمارت جو ہے وہ اس کی جو پویلینز ہیں وہ دھڑام سے گر جائیں گے. بہت خوفناک واقعہ ہو سکتا ہے. اب آپ نے جب انٹرنیشنل کرکٹ اس کو ریوائیو کرنی ہے تو آپ اس کو ری بلڈ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ جا رہے ہیں کہ بس وہ لالی سرخی پاؤڈر لگا کے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا خوبصورت بنا لیں, ایسے کام نہیں چلے گا. وہ عمارت جو ہے وہ منہدم ہوگی اور اس کے بعد اس کو بلڈ کیا جائے گا. یہ ان کو کرنا چاہیے کیونکہ حیدرآباد ایک آپ کا بڑا شہر ہے اور الٹیمیٹلی اب کرکٹ جب پاکستان میں واپس آئے گی, میگا ایونٹس آئیں گے, تو آپ بڑی تعداد میں زیادہ گراؤنڈز چاہیے, آپ کو گراؤنڈ زیادہ چاہیے. اگر ایشیا کپ آ جاتا ہے تو ایک میچ کراچی میں ہو رہا ہوگا تو ایک میچ آپ کو حیدرآباد میں رکھنا پڑے گا, کیا تاکہ ایک گراؤنڈ کو ریسٹ ملے, دوسرے گراؤنڈ میں میچز ہوں. لیکن اس طرح کی صورتحال ہوگی تو انٹرنیشنل کرکٹ تو دور, کلب کرکٹ بھی نہیں ہو سکتی. بالکل, اور ساتھ میں مطلب ان گراؤنڈز کی وہ صورتحال بھی ہونی چاہیے. ڈینٹنگ پینٹنگ سے تو کچھ کام نہیں ہو سکتا. مطلب خدا نہ خواستہ وہاں پہ اگر کرکٹ کا کوئی میچ چل رہا ہو, وہاں پہ شائقین موجود اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا انفارچونیٹ ایونٹ ہو جائے تو دنیا جہان میں بات کی جائے گی کہ بھئی ہوا کیا ہے, پھر سے بدنامی کا. لیکن اس میں ایک ان کی اسمارٹنس ہے. میں نے جس طرح بتایا کہ یہ اسٹیئرز کسی بھی لمحے گر جائیں گی تو وہ بندوں کو وہاں جانے نہیں دیتے,
वो कहते हैं गिरेगी तो इमारत ही गिरेगी, बंदा तो बच जाएगा। नहीं, लेकिन उसमें ये है उनको ना कि heritage चाहिए। जैसे आपने कहा कि तस्करा किया जा रहा है ना कि अगर मैच एक कराची में हो, एक होना चाहिए, हैदराबाद में बिल्कुल हो ऐसे जाए, होगा। तो उसके अंदर फिर ये है ना कि ये अब भी आप- अच्छी चीज है ना कि सती वही वाली बात है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, वजीर आला सिंध कह रहे हैं कि हम खिलाड़ियों को जहाज पे लेके जाएंगे, तो फिर 8-10 जहाज जो है वो तमाशाइयों के लिए भी खड़े कर लें, वो ऊपर खड़े कर दें, वहां से वो मैच देखते रहे, कोई इस तरह का काम करे। अगर रीबिल्ड नहीं कर रहे, आप अगर क्रिकेट करवाना चाह रहे हैं तो आपको उस प्लेटफॉर्म को रीबिल्ड करना होगा, उसको इतना अच्छा बनाना होगा कि क्रिकेट के साथ लोग भी आएंगे। ऐसा बिल्कुल। बिहाइंड दी क्लोज डोर थोड़ी क्रिकेट होनी है कि लोग पब्लिक क्या- होना और क्रिकेट करवा दें आप। जट साहब, मतलब हमें खिलाड़ी भी तो लेकर आने हैं, तो वो जो खिलाड़ियों के लिए बात की जा रही है कि जहाज से उनको लेकर आएंगे, हैदराबाद लेकर आएंगे, खिलाड़ी तो पहुंच गए, आखिर में मैच भी इसमें मुमकिन हो सकेगा, तमाशाई होंगे, वो मुमकिन हो सकेगा, वो तमाम तर चीजें जो हम इंटरनेशनल स्टेडियम्स में देखते हैं वो तमाम तर चीजें मुमकिन हो सकेंगी। अगर रीबिल्ड करेंगे तो ही मुमकिन हो सकता है। Otherwise, Only इसको then. वरना नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। जितने मर्जी शशके कर लें, कर लें बस, कर ले, सुर्खी मतलब बॉर्डर खतरा है लगा ना, दें। उसमें खतरा ही है। खतरा कि अब हर सूरत में गिरेगी। मैं Right. उस पर रिपोर्ट बनाई थी, मैं सिंगल पर्सन उन स्टेज पे चल रहा था तो स्टेज जो है ना वो ऐसे से हिल रही थी, ये तो समझ मुझे रहे वो हैं? वाला ऐड याद आ गया, बचपन में एक ऐड आता था, वो एक बंदा एक स्टेज पे चढ़ा होता था तो कहीं ना कहीं से कोई चीज गिरने लग अच्छा, जाती ये थी। तो बड़ी खतरनाक बिल्कुल, बात तो वहाँ बहुत खौफनाक सूरत हाल है, खतरनाक से अब खौफनाक तक चली गई है। तो इन्होंने बजट रखा है, विजिट्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप बेसिक चीजों पे भी नजरअंदाज करेंगे, बिजली कट जाएगी तो चीजें कैसे होंगी? अच्छा, एक और चीज, वो जो स्पेसिफिक उन्होंने बात की कि सिंध की भी टीम होनी चाहिए पीएसएल में, तो चले कराची उनको अगर खैबर पख्तूनख्वा का लग रहा है तो और बात है, लेकिन क्या हम हैदराबाद या बदीन को सोच रहे हैं कि हैदराबाद की भी टीम आ जाए? खैर वो साथ ही लगती है हैदराबाद और कराची, लेकिन कोई और सिंध की टीम हो सकती है शहर की? देखें, टीमें तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बढ़ाएगा तभी बढ़ेंगी, और टीमें अब एक आधी नहीं बढ़ेगी, ऐसी बढ़ेगी कम से कम 2 आपको बढ़ानी पड़ेंगी या 4 आपको बढ़ानी पड़ेंगी। तो अभी इनका फोकस, जो मुझे पता है क्रिकेट बोर्ड का फोकस है कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि उनकी टीम होनी चाहिए, ठीक है ना, कि वहां से कोई टीम होनी चाहिए, चाहे नेम की हद तक हो, क्योंकि वहाँ इतने ज्यादा भी प्लेयर्स नहीं है, आगे आके वहाँ प्लेयर्स भी आ जाएंगे, लेकिन देखें क्या होता है। जी, प्लेयर्स भी आ जाएंगे और जब वहां पे जाएंगे, लेकिन जाके इन्होंने talent hunting मौके पे करेंगे। चौका अच्छा मारा है क्या? कि शायद कराची खैबर पख्तूनख्वा में है। नहीं जी, नहीं, कराची वही है, लेकिन आपने सही उनको याद दिलाया कि कराची से अरे नहीं, समझ मैं नहीं- और वो स्पॉन्सर की बात भी करें, मतलब मैं तो मैं स्पॉन्सर की अच्छा, बातें सोच मैं- रही हूँ, स्टेडियम की हालत सोच रही हूँ कि स्टेडियम होगा बेहतर क्या। कर ले। लेकिन एक चीज देखें, आजकल मुझे लग रहा है शोएब जट जो है ना 1970s के 1970s के हमारे हीरो से बड़े मुतासिर हैं। बाल। क्या हेयर स्टाइल आज के वैसे है ना, कोई फिल्में पुरानी ये तो देख अच्छा हुआ, मैं ये सोच रहा था, जैसे ये देख के मुझे मुस्कुरा रहे थे कि अभी कहेंगे कि अम्मी ने स्कूल भेजा था या ऑफिस? ये भी मुझे लग रहा था कि ये कहेंगे, तो सर्दी का नतीजा भाई। नहीं, चलो ठीक है, एंजॉय द वेदर शोएब जट। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ शोएब जट स्पोर्ट्स एंकर मौजूद थे और हम जरा गुफ्तगू कर रहे थे, कल जो बड़ी स्पेशल एक मुलाकात हुई है पीसीबी के चेयरमैन और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। अभी हम जरा मेरे ख्याल से जिला जेलूम के हवाले से जी, बात जी। कर लेते हैं। अच्छा, यकीनन। अच्छा, देखिए मेरी बात सुनिए, मतलब खाफ और काफ में फर्क होता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने कैसे बोला था? यकीनन काफ, हाँ। फ्रॉम दैट पिक्चर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, यकीनन। जिला जेहलुम की हम बात करने जा रहे हैं। बड़ा वैसे खूबसूरत, अगर आप जेहलुम जाने का इत्तेफाक हो, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी और बड़े अच्छे तरीके से उसको तामीर भी किया गया है। और सिर्फ ये नहीं कि आज का जिला जेहलुम बहुत अच्छा है, अगर हम इसकी तारीखी वैल्यू देखें तो इसकी तारीखी वैल्यू भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हसीन है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तारीखी मकामात हैं जिनमें हर एक की अपनी अहमियत है, मगर जो हैसियत कला नंदना को हासिल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही आई हैव नेवर बीन देयर बिकॉज, लेकिन मशहूर है वहाँ के बारे में कि कला नंदना को जो हैसियत हासिल है वो किसी और मुकाम को वहाँ पे हासिल नहीं है। और ये वही मकाम है, ये वही कला है जहाँ पर अजीम मुस्लिम साइंसदान अबू रेहान अल बेरूनी ने ज़मीन का कतर मापा था। और इंतहाई खूबसूरत और सरसब्ज़ इलाका बागावाला में 1500 फीट बुलंद पहाड़ की चोटी पर वाक़े किला नंदना की आपको सैर करा रहे हैं नवीद बट। तो पहले चलें जी, सैर करते हैं। आपको आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही, हमें आ रही है। तो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं जी, माशाल्लाह। और मतलब वहाँ पर जाना चाहिए जी, जिन्होंने जेलम जाकर किला नंदना नहीं देखा उन्होंने कुछ नहीं देखा। बिल्कुल जी, तुसी जाओ किला नंदना देखो, सानू भी टैग करो, और साइंसी वैल्यू भी है इसकी, हिस्टोरिकल वैल्यू है। और अलबेरूनी साहब का टैग लगा के आप देखें, एंड व्हाट नॉट। तो मेरे ख्याल से इसके आसपास के इलाकों को फिर इस तरीके से आबाद करना चाहिए कि डेवलप करना टूरिज्म जो चाहिए, डेवलप हाँ। करना चाहिए कि वो टूरिज्म जो है वो वहाँ पर परवान चढ़े। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद वेदर के हवाले से एक बार फिर से बात कर लेते हैं जनाब। कराची में इस वक्त अगर देखा जाए तो जो टेम्परेचर है वो है 18, और अगर हम कोयटा के हवाले से बात करें तो कोयटा में इस वक्त 5 दर्जा हरारत है, बादल वहाँ पर मौजूद हैं। और अगर हम बात करें जनाब कि इस्लामाबाद और लाहौर में क्या सिचुएशन है तो वो भी आपको बता देते हैं कि पेशावर में इस वक्त बारिश हो रही है, दर्जा हरारत वहाँ पर 9 है, और इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही है, दर्जा हरारत वहाँ पर 10 है। लाहौर में भी बारिश हो रही है, लाहौर में दर्जा हरारत जनाब है 12। और जनाब ये बारिशें तो हो रही हैं, ये है बाराने रहमत, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग ना हो तो ये बाराने रहमत जो है ये लोगों के लिए ज़हमत भी बन जाती है। मतलब आप देखें वो इलाके, अगर मैं सिंध की बात करूं जहां पर लोग बारिश की बूंद बूंद को तरसते हैं, धीरे धीरे से इकोसिस्टम, अल्लाह पाक ने एक सिस्टम बनाया है, ये जो बारिश का पानी होता है इसको एक अच्छे तरीके से सेव किया जाता है, सिक्योर किया जाता है, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन नॉट मेड, ये आपके साइंसदान बैठ के नहीं बना सकते। Water cannot be made, it cannot be produced, Yes. it can be preserved and Yes. used for not only irrigation but navigation और फ्लड कंट्रोल, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और उसके लिए आपके पास ज़रूरी होते हैं डैम्स। हमारे पास 2 बड़े डैम्स हैं, उसके अलावा छोटे कई हैं, लेकिन अभी भाषा और काफ़ी डैम्स पे काम बाकी है। तो वो होगा तो फिर पानी की प्रिजर्वेशन ज़्यादा बेहतर हो सकेगी, क्योंकि पूरा साल फसलों की काश्त में, फिर उसके बाद नेविगेशन में, बहुत सी चीज़ों में इसका काम होता है। अच्छा, बिजली की प्रोडक्शन में, यानी कि आप सोचें कि सबसे सस्ता जो जरिया है बिजली बनाने का वो है पानी, और वो पानी इसी सूरत में होता है जब आपके तेज पानी की प्रेशर से टरबाइंस चलते हैं और इसके बाद जो है वो उस पावर से एनर्जी की प्रोडक्शन जो है ये इसका दारोमदार भी पानी पर है। तो इसको कैसे प्रिजर्व करना है, देखिए ये एक एक बूंद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्पेशली ऐसे शहर के लिए जहाँ पे पूरे साल में बारिश नहीं होती। कराची में अभी हम देख रहे जी, कराची में जो लियाकताबाद है इलाका, उसमें इतना बारिश का पानी खड़ा हुआ है क्योंकि निकासी आपका इंतजाम ना होने की वजह से वहां पे लोगों को मुश्किलात हो रही है। और अब क्या हो रहा है, लोग बेचारे अपनी मदद आपके तहत वहां से पानी निकाल रहे हैं ताकि वो अपनी मामूलाते जो जिंदगी है, जो मामूल के काम है, उसको रिज्यूम कर सकें। सो इस हवाले से हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद है। अच्छा, एक चीज ये है कि आप ये देखें कि पानी का चक्कर भी क्या है, डिस्पोजल क्या है कि एक साइड से जहां पर पानी ज्यादा है वहां से निकाल के दूसरी साइड पे छोड़ दिया जाए। अच्छा, इसमें सिर्फ ऐसा भी नहीं है, ये है कि पानी यहाँ से निकाला जाएगा, फिर उसके बाद दूसरी साइड पे छोड़ा जाएगा, और जितनी देर पानी खड़ा रहेगा उससे सड़कें मजीद डैमेज होंगी। अफजल परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जान लेते हैं। अफजल, ये जरा बताइएगा कि यहाँ पर कोई पंप्स वगैरह नहीं पहुंचे जिससे लोग ये पानी निकाल सकें, अमला नहीं पहुंचा यहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा दावे किए गए थे कि बारिशी के पेशन गोई के बाद जो है तमाम तर इकदाम कर दिए गए हैं। पंपिंग के हवाले से जो है जो चीजें उनके पास मौजूद नहीं थी एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामिया के पास, उसके लिए जो है खुसूसी इकदाम किए गए। तमाम देखा जाए तो जिला साउथ समेत दीगर शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात के साथ साथ कारोबारी जिंदगी भी मफलूज होकर रह गई है। सड़कों पर पानी जमा है, ना तो पंप है और ना ही उसके साथ देखा जाए पानी की नकाशी के हवाले से जो अमला है वो भी मौजूद नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामिया ने रात भर जो है शहर की मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। दौरों के दौरान जो है खुसूसी हिदायत जारी की गई थी कि अमला भी मौजूद रहेगा और पानी की बारिश के निकासी के हवाले से छोटे नालों की सफाई जो अब तक नहीं हो सकी उनकी भी सफाई की जाएगी, और शाहराह से और सड़कों से पानी की निकासी के वजह से पंप जो है लगाए जाएंगे। ताहम देखा जाए तो इस वक्त शहर की किसी भी मुकाम पर किसी गली में पंप नजर नहीं आया जो पानी की निकासी के हवाले से अहम किरदार अदा करे, और अमला भी मौजूद नहीं है जो मैनुअल तरीके से पानी की निकासी किया करता था, वो भी इस वक्त मौजूद नहीं है। महकमे भी मौजूद नहीं है, ये क्यों है? मतलब वैसे तो बड़ी ड्रिलिंग हम देखते थे, एक्सरसाइजेज होती थी कि जब बारिश होने वाली है, पहले बारिश की पेश कोई की थी तो हमने देखा जी कि बड़ी ड्रिल्स हो रही थी, वो टीमें अब नजर नहीं आ रही है। पर साथ में देखें ये जो तमाम तर अंडर पासेज हैं यहाँ पर, तो वैसे दुनिया जहान में हम देखें, दुनिया जहान के हम लाहौर चले जाएं, हम किसी दूसरे शहर चले जाएं, यहाँ पे तो प्रॉपर जो है सक्शन मशीन जो है वो मौजूद होती है, मोटर यहाँ पे लगी होती है कि पानी वहां पे खड़ा ना हो सके, लेकिन यहाँ पे तो सूरत हाल ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो बदिया अंडर बाईपास के जो अंडर पास है वहाँ पानी की निकासी के हवाले से जो पंप्स लगाए गए थे वो काम नहीं करते। उस पर जो है बाकायदा तौर पर अखराजात भी किए गए, लेकिन जो पानी की निकासी के हवाले से जो खुसूसी इकदाम थे
उनको संजीदगी से नहीं लिया गया। ये केएमसी की जिम्मेदारी होती है अंडरपास पर जो पानी जमा होना है उसको फौरी तौर पर निकासी के हवाले से अमला भी मौजूद रहे और पंप को बाकायदा तौर पर जो चलाया जाता है उसके लिए जनरेटर इस्तेमाल होता है। वो उसमें जनरेटर तो इस्तेमाल होने की दूर की बात, उसमें जो है पेट्रोल तक नहीं होता, डीजल तक नहीं होता, जिसके बाद पानी वहाँ जमा होना शुरू हो जाता है। मैनुअल तरीके से कोशिश करते हैं अमला भेज करके पानी की निकासी की जाए, लेकिन पानी की निकासी मौसर तरीके से नहीं होती, जिसके बाद जो है अंडरपास पानी से भर जाते हैं, जिसके बाद और ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर भी होती है और इस हद तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होती है और जाम होता है। पानी भर जाने के बाद अंडरपास ट्रैफिक पुलिस को बंद करना पड़ता है। बिल्कुल, और साथ में जहाँ जहाँ ये पानी खड़ा होता है बहुत सारे मैनहोल हम देख रहे हैं जिन पे उसमें ढक्कन तो मौजूद होते ही नहीं है, और जब इतना पानी इकट्ठा हो जाए तो फिर वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं चलता, इतने बड़े हादसा हो जाते हैं। ये अभी आप बाइक भी देख रहे हैं किस तरीके से गड़े में यहाँ पे फंसी हुई है। सो अल्लाह करे जी ये सूरत हाल बहुत बेहतर हो। हमारे नुमाइंदे अफसल परवेज हमारे साथ मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि इस वक्त सिचुएशन कराची में जो लियाकताबाद, ना सिर्फ लियाकताबाद लेकिन वो तमाम तरह इलाके जहाँ पर पानी खड़ा है वहाँ पे सिचुएशन क्या है? बहुत बुरी सूरत हाल है और थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है। वैसे मरकजी नाले तो साफ थे और मेजर जो आर्टरीज हैं वहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो है, लेकिन कुछ इलाके जो कि जाहिर है कि उसके अलावा हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं कि मसले मसाइल मौजूद हैं। वो जाहिर है ऑब्वियसली होते हैं जब बारिश इतनी तवातुर से होती रहे, लेकिन साथ ही साथ काम होना ज़रूरी। दूसरा, सड़कों की लेवलिंग मदिया, आप लाहौर की बात करी थी, इस्लामाबाद में सड़कें यूँ बनती हैं इस पोजीशन में कि पानी साइड पर रहे और फिर वहाँ से उसके अंदर से छोटे छोटे नालों के जरिए वो पानी जो है वो डिस्पोज ऑफ होता रहता है। यहाँ पर सड़कों का लेवल नहीं और साथ में पानी के जाने की जगह नहीं है, तो फिर जाहिर है कि बारिश का पानी फिर जहमत का बायस ही बनता है। बिल्कुल जी, आप बात सही करें। अच्छा खैर, क्योंकि हमने आज दिन के आगाज़ में आपको बताया कि लाहौर में क्या सिचुएशन है, कोयटा में क्या सिचुएशन है, पेशावर में और कराची में क्या सिचुएशन है बारिश की। अब हम ज़रा गवादर का भी रुख कर लेते हैं कि गवादर में एक तो गवादर वैसे ही बहुत खूबसूरत है, फिर जब गवादर में बारिश हो जाती है तो वहाँ पर मौसम मज़ीद कितना सुहाना हो जाता है। हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श बता रहे हैं। जी बिल्कुल, बारिश तो ख़त्म हो गया है आज, लेकिन बारिश के जो असरात हैं वो ग्वादर पे आज भी मंडला रहे हैं। बारिश की वजह से ग्वादर के जनूबी इलाकों के घर जो पानी में डूब चुके थे उसकी नकासी आप का सिलसिला अब भी जारी है। बल्दिया ग्वादर, ज़िला इंतज़ामिया, पाक नेवी, कोस्ट गार्ड और दीगर जो अफवाज हैं, पाक अफवाज, वो इस रेस्क्यू और इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं, लोगों के घरों से पानी की निकासी कर रहे हैं। लेकिन चूँकि ये इलाका बहुत बड़ा है और बल्दिया और इदारों के पास वसाइल की कमी है, उस वजह से उस हिसाब से रेस्क्यू की काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। अब भी लोग बेघर हैं और वो अपनी ख़वातीन और बच्चे अपने घरों को छोड़ के महफूज मकामात में मुंतकिल हो चुके हैं, जिनके सरों पे छत भी बहुत सौ के नहीं है। अब भी 2 से 3 फुट पानी घरों के अंदर अब भी जमा है, उसकी निकासी आपका गो के कोशिशें की जा रही हैं। और ओवरऑल अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पसनी, उरमाड़ा, जीवनी, कुलांच, दश्त में भी मूसलाधार बारिशें हुई हैं और वहाँ भी लोगों की जो है ना मकानात और चारदीवारियाँ गिरने और बाकी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ जो दीही इलाके हैं उनकी जो बंदात हैं, खेतों की जो बंदात हैं, वो भी सारे जो है ना समंदर बुर्द हो चुके हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। मतलब हम एक्सपेक्ट कुछ और करते, लेकिन जो तमाम तो सूरत हाल सामने आई वो बड़ी तशवीशनाक बात है। मतलब देखिए ना, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर ना होने की वजह से लोगों की सफरिंग्स कितनी बढ़ गई हैं। बिल्कुल जी, मतलब बढ़ वो जाती हैं, बारिश क्योंकि जो आप enjoy आसमान करें। की तरफ देखते रहें, जब बरसात हो रही हो, मौसम सुहाना हो, दरख्त उनका हुस्न जो है, उनका सब्जा निखर कर सामने आ रहा हो, तब तक सब कुछ अच्छा है। लेकिन जैसे ही आपकी नज़र अपने कदमों की तरफ पड़ती है और आप देखते हैं कि इस पानी में से गुजर के जाना है, जिसमें पानी बारिश का भी है, सीवरेज का भी मिक्स है, बिजली के तार भी उसमें गिरे हुए हो सकते हैं जिसकी वजह से जाने जा सकती है, मैन होल हो सकते हैं जिसके अंदर आप गिर के अपनी जान गंवा सकते हैं, या फिर और आप अपने कपड़े बचाते बचाते, सबसे बड़ा मसला नमाजियों के लिए होता है कि वो जा रहे हैं और ऊपर से सीवरेज के पानी में से गुजर के, तो वो किस तरीके से अपनी सफाई और पाकी को बरकरार रखें। देयर आर सो मेनी इश्यूज जो कि होते हैं वाटर मैनेजमेंट और खास तौर पर ये जो सीवेज के पानी को मैनेज ना करने की वजह से। लोगों के घरों में पानी आ जाता है, वो पानी घरों से निकालना, वो भी अपनी मदद आपके तहत, कितना मुश्किल हो जाता है वो। चलें जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपकी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे फेस पेंटर से। वैसे जो लोग भी चेहरा पेंट करते हैं, मतलब मेकअप तो कुछ है ही नहीं उसके सामने, लेकिन जब आप फेस पेंटिंग करते हैं ना तो, और आप मिरर में देखिए अपने चेहरे पे कुछ ना कुछ कैनवस समझ के कुछ भी ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। खूबसूरत इसमें गाना भी था, क्या वो था कि जब भी चाहें एक नई
सूरत बना लेते हैं लोग, और उसका दूसरा था कि एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। बिल्कुल जी, एक चेहरे पे वाकई कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, और ये चेहरा पे चेहरा सजाना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा आर्ट है, क्योंकि आपका जब अपने आप को मिरर में भी आप देख के अपने चेहरे पे कुछ भी पेंट कर रहे होते हैं, फेस पेंट कर रहे होते हैं, तो एक एक एंगल से चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही होती हैं। सो ये बहुत बड़ा आर्ट है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा फरहत, और फातिमा बड़ी खूबसूरती से आप फातिमा को देख भी रहे हैं कि किस तरीके से कौन कौन से जो हैं इन्होंने कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने चेहरे पे नहीं पेंट किए। तो फातिमा मौजूद भी, उनसे बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। फातिमा, कुछ पिक्चर्स हम आपकी देख रहे हैं, ये पिक्चर्स निहायत ही कमाल हैं। और फेस पेंट करना, जैसे हम बात भी करी थी ना, मेकअप तो हम कर सकते हैं शीशे में देख के, लेकिन फेस पेंट करना मिरर में देख के, एंगल, क्योंकि आपका जो लेफ्ट होता है वो सामने राइट दिखा रहा होता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखा रहा होता है, ये कैसे मुमकिन हो पाता है? इसमें ये होता है कि मैं पहले सारे रेफरेंस और स्केचेस बनाती हूँ कि मुझे करना क्या है, और अगर मुझे किसी कैरेक्टर को बनाना है, अगर कोई है इंस्पायर है नेचर से, तो उसके पहले सोचती हूँ कि फीचर्स हैं वो किस तरह से आएंगे और किस तरह से मैंने काम करना है। तो मेरी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है कि मिरर में देख के काम करने की, तो वो मुझे अब उस तरह से उतना मुश्किल नहीं लगता। अच्छा, तो शुरू में जब किया था तो उसमें क्या क्या मुश्किलात आती थी पेंट करने के हवाले से, और कितनी वीडियोस को आप डिलीट कर देते हैं, ये सही नहीं हुआ, ये सही ऐसे होना चाहिए था, ऐसा हुआ होगा आपके साथ या नहीं? हाँ बिल्कुल होता था। वीडियो से ज़्यादा मेरा पिक्चर्स पे होता था कि अगर मुझे एक एंगल, सर्टेन एंगल से पिक्चर लेनी है, हाँ। तो उसको डॉक्यूमेंट करना है, तो वो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट करना और काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स को देखना और काम करना उस पर कि किस तरह से वो एक एंगल आएगा पिक्चर का, तो फिर वो बात समझ आएगी और वो कैरेक्टर लगेगा। तो इस पर काफ़ी टाइम लगता था, और काफ़ी दफ़ा ये होता था कि अक्सर पहले स्टार्टिंग में काम करते हुए वो नहीं उस तरह से होता था, तो चेंज कर देती थी फिर। अच्छा, एक यहाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। हाँ, मैं आपको दिखा दूं। अच्छा, आप फातिमा के साथ अभी जो एक हमें लग रहा था कि शायद कोई पेपर पड़ा हुआ है, कोई कागज या कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, जरा मैं आपको फुल दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि शायद मुझे भी लगा था ये इनका बेसिकली चेहरा, ये जब आंख खोल रही है तो आपको इससे पता चलेगा। एक नाक आपको उनकी नजर आ रही है, नाक के ऊपर व्हाइट कलर की, इन्होंने सर पे दुपट्टा लिया हुआ, एक बेडशीट ये सेलिब्रिटी और बेडशीट का ही कलर इन्होंने जो पेंट है, इन्होंने अपने प्रिंट मुंह पे किया हुआ है। सो फातिमा, दिस मतलब मैं तो देख के परेशान होगी कि ये क्या, मतलब ये क्या है। आंख ना खुलती तो हमें पता ही ना चलता। आंख ना खुलती वाकई में पता नहीं चलता। अच्छा पेंटर या अच्छा मेकअप आर्टिस्ट, आप अपनी अम्मी का मेकअप तबाह किए बगैर नहीं बन सकते, तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि एक्सपेरिमेंट उन्हीं के जो है मेकअप से करती थी। पहले तो इस तरह से था कि जैसे फ्लावर्स बना लिए, सनफ्लावर या इस तरह से कुछ, तो फिर 2020 में इस तरह से डिफरेंट चीजें करना शुरू की मैंने। तो ऐसे ही है, पहले तो मामा की मेकअप से यूज करती थी मैं। ये सिर्फ अपने चेहरे पे ही फातिमा करती हैं या प्रोफेशनली भी? क्योंकि देखिए दुनिया जहान में जो गेटअप आर्टिस्ट है, जो स्पेसिफिकली ऐसे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो तो बहुत, क्योंकि आपने इतने कैरेक्टर्स होते हैं और ये अगर ना हो तो फिल्में नहीं चल सकती। तो आपने अभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी कदम रख लिया है ड्रामास में या कोई सी फिल्म में या किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट की आपको ऑफर आई है? नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगर ऐसी आई तो मैं जरूर इस पे काम करूँ। तो ये बताएं कि आपको इंस्पायर किया है कोई मूवीज वगैरह ने, या जैसे हम एक्समैन में देखते थे कि कैसे बड़े कैरेक्टर्स होते थे, बड़ा उनका पेंट और मेकअप, और हाँ बिल्कुल। आई रिमेंबर जेनिफर लॉरेंस का अच्छा खासा हुआ था उस पे। अच्छा, जैसे मैंने स्टार्ट पे किया था एवेटार लुक की थी, उस पे काम किया था। उसके अलावा मैंने ट्रांसफॉर्मर्स और फिर एक है सीजन 3 वुल्फ, तो उसी की तरह मैंने गेटअप किया था और स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप के थ्रू मैंने काम किया था उसके। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये आपकी जो फैमिली है वो कितना आपके काम को अप्रिशिएट करती है? क्योंकि हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमारे पेरेंट्स देखते हैं ना कि इसका कोई जो आउटकम आना चाहिए वो नहीं आ रहा, तो पेरेंट्स बड़ी शिकायत करते हैं, घर वाले बड़ी शिकायत करें कि भाई ये किस काम में लग गई हो। नहीं, मेरी फैमिली ने ही तो मुझे सपोर्ट किया और इनकरेज किया कि नहीं आप करो ये काम। तो अभी तक मैं जो हूँ ना, मेरे भाई सपोर्ट करते हैं काम के लिए कि नहीं तुम करो और प्रैक्टिस करो और अच्छा कर सकते हो। नहीं, और वो साथ ही कहते होंगे अपने चेहरे पे करो। हाँ ऐसे ही है।
क्योंकि एट टाइम्स बहनों का भाइयों पर भी निकल आता है ना, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर देती हैं। ये कलर्स कहाँ से लेकर आती हैं? और अभी तो मेरे ख्याल से भी हैलोवीन पिछले दिन गुजरी है, तो लोगों ने तो आपकी बड़ी फिर वो वाह की होगी। ये फेस पेंट्स जो है स्पेशली फेस के लिए हैं, सेंसिटिव स्किन अगर है आपके लिए तो आप ये यूज कर सकते हैं और इसका कोई वो नहीं है हार्म आपकी स्किन पे। अच्छा, एज तो लॉन्ग एज के आप ये वाली मेकअप को फेस सही पेंट तरीके से रिमूव करें प्रॉपरली, जैसे हाँ नॉर्मली आप करते हैं। प्रॉपरली, और उससे पहले आप प्रिपेयर करें अपनी स्किन को, मॉइस्चराइज करें, प्राइमर यूज करें एंड देन फिर आप उस पे मेकअप या पेंट अप्लाई तो करें। फातिमा, ये जाहिर है कि हर किसी को शौक होता है, इज इट एक्सपेंसिव? नहीं, आप मेकअप भी यूज कर सकते हैं, मेकअप के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं। अच्छा। आप सिंपल अगर आपके पास फाउंडेशन है, आपके पास आई मेकअप है तो उसके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हो, जिनको ये शौक है, इंटरेस्ट है वो करना चाहते हैं। ओके जी। लेकिन वही बात है ना फातिमा, चले सस्ता शौक भी है लेकिन महंगा शौक इसलिए क्योंकि जब आप इतने कलर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत सारे कलर्स जो मैं आपके चेहरों पे देख रही थी वो कलर्स किसी सस्ते कलर में नहीं आ सकता। वो जो रंग है, वो जो आउटकम है, उसके लिए ऑफ कोर्स नहीं, और उसके लिए आर्ट भी ऐसा ही होना चाहिए, आर्ट भी ऐसा होना वरना चाहिए, गली हाँ। मोहल्लों में चुड़ैलें तो हम देखने से रहे। चले, थैंक यू सो मच। फातिमा फरहत हमारे साथ मौजूद थी। क्या खूबसूरती से, किस महारत से अपना चेहरा पेंट करती हैं। बंदे का और अगर ऐसी खूबसूरती और महारत ना हो तो तरा निकल जाए बंदे का, सोचें। वाकई मतलब कभी अक्सर लोग तो मेकअप भी बड़ा अच्छा करते हैं लेकिन उनको पता नहीं चल रहा होता कि वो उनका मेकअप जो है ना, वो मेकअप नहीं, वो फेस पेंट ज्यादा हो गया है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेकअप एंड फेस पेंट। ओके जी, अब क्या है जी? अच्छा जी, यहाँ पर एक अहम तरीन खबर है जो हमें अच्छी आपके खबर साथ शेयर करनी है, और वो ये है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के लिए अच्छी खबर है। आलमी हवाबाजी की तंजीम ICAO ने CAA पर SSC खत्म कर दिया है। सेफ्टी सिग्निफिकेंट कंसर्न हटने से यूरोपीय यूनियन की पाबंदी हटने के इम्कान जो हैं वो रोशन हो गए हैं। तो जनाब, इस पर बात कर लेते हैं। सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। तो सलाहुद्दीन भाई, ये बताइएगा कि ऐसे क्या एफर्ट्स रहे सिविल एविएशन अथॉरिटी के कि जिसकी वजह से ये अभी कंसर्न जो है वो हटा है? देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से, क्योंकि सिविल एविएशन अथॉरिटी पर जब ये पाबंदी आयद हुई थी यूरोपीय यूनियन की जानिब से, तो उस पर CA ने बड़ा खासा काम किया था, खासतौर पर कप्तानों के लाइसेंस के हवाले से, क्योंकि ब्रिटिश सिविल एविएशन अथॉरिटी का सिस्टम यहाँ नाफिज कर दिया गया है, जो कि बाकायदा ब्रिटिश निज़ाम के तहत पायलटों के निज़ाम के लाइसेंस को वो इजरा करेगा। तो क्योंकि अभी गुज़िश्ता साल दिसंबर में आलमी हवाबाजी की तंजीम ICAO ने CAA का मुकम्मल ऑडिट किया था, तमाम शोबों का मुकम्मल जांच पड़ताल की गई थी। तो उसके बाद इनको 72.77 रैंकिंग दी गई थी, जिसके बाद सिग्निफिकेंट सेफ्टी कंसर्न पर एतराज उठा लिया गया, जो लागू किया गया था, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तानी तैयारों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। वो अब उठने के इम्कानात रोशन हो चुके हैं। ये एक अच्छी खबर आज सुबह सुबह सामने आई है। आलमी हवाबाजी की तंजीम ICAO ने ये जब ऑडिट मुकम्मल किया था, ये तो यकीन दहानी कराई थी कि मजीद इस पर पेशरफ की जाए, तो उस पर CA ने यकीन दहानी कराई थी कि वो मुकम्मल तौर पर आलमी मेयार के मुताबिक उससे अमल पैरा है और आलमी मेयार के मुताबिक एयरपोर्ट पर जदीद सिस्टम भी नस्ब किए गए हैं। तो इस वजह से उन पर ये सेफ्टी सिग्निफिकेंट सेफ्टी कंसर्न हटा दिया गया है ICAO की जानिब से। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सलाहुद्दीन। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब एक ब्रेकिंग न्यूज, और वो ये है कि वजीर आला पंजाब उस्मान वज़दार के ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ। अच्छा, उस इजलास में ज़राई शोबे की तरक्की के इक़दामात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि गोश्त और दूध की पैदावार बढ़ाने के प्रोग्राम पर काम मज़ीद तेज़ किया जाए। ये उन्होंने हिदायत की। पंजाब में 7 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड्स दिए जा चुके हैं। साथ में उनका ये भी कहना था कि 1200 एकड़ पर फार्म और श्रिम्प फार्म और फिश श्रिम्प और साथ में फीड मिल और 2 प्रोसेसिंग प्लांट भी कायम किए जाएंगे। किसान कार्ड से DAP और सर्टिफाइड बीज की फराहमी पर सब्सिडी भी जारी है। तो चलें जी, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये बेसिकली ये जो खाद वगैरह के मसाइल थे, हम देख रहे थे जनूबी पंजाब में खासे हैं, तो उनको भी सॉल्व करना चाहिए। और उसके अलावा ये जो वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है, इसमें जो एग्रीकल्चर का हमारा शोबा है
اس کو تھوڑا سا ترویج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فش اور شرمپ فارمز ہیں اور ہیچریز ہیں اور فیڈ مل اور 2 پروسیسنگ پلانٹ بھی ہیں وہاں پر قائم کیے جائیں گے. تو دیٹ از گن بی گڈ. اچھی بات ہے جی, صوبے کے لیے بہتری کے لیے جو کچھ اقدامات سوچے جا رہے ہیں ان پر جلدی سے جلدی عمل بھی کر دیا جائے. لوگ بڑے پھر خوش ہوں گے اس سے. اب ذرا آپ کو بتائیں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں, جو کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کی جانب سے آج ذوالفقار علی بھٹو جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں اور ان کی سالگرہ کا آج دن ہے, 94ویں سالگرہ ہے, اور اس حوالے سے ہم نے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا تھا, خراج عقیدت پیش کیا تھا. تو ان کی سالگرہ پر بلاول بھٹو کا پیغام سامنے آئے. کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ناقابل فراموش تاریخ اور تحریک ہیں. جیے بھٹو کا نعرہ آئینہ ہے. عوام دشمن سوچ رکھنے والے اس کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں. قائد عوام کی طرز سیاست سے عوام کو پہلی بار ریاست کے قریب آنے کا موقع ملا, اور بھٹو پہلے لیڈر تھے جنہوں نے طاقت کا سرچشمہ عوام کو قرار دیا تھا. یہ آپ کو بتاتے چلیں, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج ذوالفقار علی بھٹو ان کا 94واں یوم پیدائش ہے, آج 5 جنوری ہے, اور اس موقع پر ان کے نواسے جو کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ذوالفقار علی بھٹو ناقابل فراموش تاریخ اور تحریک ہیں. جی بھٹو کا نعرہ آئینی ہے. عوام دشمن سوچ رکھنے والے اس کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں. قائد عوام کی طرز سیاست سے عوام کو پہلی بار ریاست کے قریب آنے کا موقع ملا, اور بھٹو پہلے لیڈر تھے جنہوں نے طاقت کا سرچشمہ عوام کو قرار دیا تھا. تو چلیں جی, ملک بھر کے عوام موسم کو انجوائے کریں. اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کچھ ہی لمحات میں, فوراً نہیں. تو ناشتہ واشتہ ڈٹ کے کریں, گھر سے نکلتے ہوئے چیک کر لیں, چھتری وتری ساتھ لے لیں, گاڑیوں کو چیک کر لیں, بائکس کو چیک کر لیں پراپرلی تاکہ پراپر کنڈیشن میں. موبائل چارج کر لیں فوراً, پاؤں دیکھ کے چلیں, موبائل چارج کر لیں فوراً. لائٹ جا سکتی ہے, گاڑی دیکھ کے چلائیں. ایمرجنسی لائٹس آپ کی چارج ہونی چاہیے کیونکہ لائٹ جا سکتی ہے. بھائی 200 فیڈر سٹرپ ہیں ابھی بھی. وہ تو میرے گھر میں لائٹ نہیں ہوگی, اس کا مطلب ہے پتہ نہیں, نظر لگی. صبح ہی میں نے شو میں بات کی تھی اور دیکھیں اب پتہ چلا لائٹ نہیں ہے. آپ کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے, آپ کو اگنور کرنا چاہیے اس بات کو. بلکہ ہم نیکسٹ ٹائم بجلی کی بات ہوگی جانے کی آنے کی تو میں بجلی بن کے بیٹھ جاؤں گی. آپ نے صرف ریٹ بڑھانے کی بات کرنی ہے. کل نرخوں میں بھی اضافہ ہوا ہے کراچی کے لیے, تو وہ ایک الگ بات ہے. جاتے جاتے اس پوائنٹ میں 1000 بار کا نہیں ختم کرنا. اچھی باتیں, اچھی پوائنٹ. چلیے جی, انشاءاللہ بارش ہوگی, موسم انجوائے کریں, آسمان کی طرف زیادہ سے زیادہ دیکھیں. جو گھر سے نہیں نکلنا جن کو وہ کم نکلیں, اور بس کر دیں. بس ہاں, کل آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ. چادری آباد کی ہے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.